अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप लोगों को वेलकम करता हूं आज की क्लास के अंदर। देखो, हमने लास्ट टाइम जो है चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ था और चैप्टर 5 जो है उस हवाले से हमने हाफ कर लिया था। हाफ रिमेनिंग आज हमने करना है और हमारा जो मेथड जिसको हम लेके चल रहे थे, जिसके थ्रू मैं आप लोगों से डिस्कशन कर रहा था, उसमें यह था कि मैंने आप लोगों के सामने आपकी स्क्रीन पर जो है एमसीक्यूज डिस्प्ले किए थे और उसमें से जो है हमने फिर आगे चलते हुए जो है कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे। ठीक है, आप लोगों के क्वेश्चंस भी लिए थे और डिस्कशन भी की थी। आज भी यही मेथड रहेगा कि मैं आप लोगों को पहले जो है किसी टॉपिक के बारे से ब्रीफ करूंगा, उस टॉपिक में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको मार्क करवाऊंगा और उसके बाद फिर जो है हम चलेंगे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस की तरफ, क्योंकि आपकी स्क्रीन पर इस पर डिस्प्ले भी हैं। मैंने आपको बताऊं कि टोटल जो नंबर ऑफ एमसीक्यूज मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर किए हुए हैं जस्ट चैप्टर नंबर 5 में से वो 61 है। तो 61 एमसीक्यूज की अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो उससे आपको बड़ी कमांड मिल जाएगी, आपको अच्छा जो है प्रैक्टिस एक जो है हो चुकी होगी आपकी चैप्टर 5 के हवाले से। और इसके किसी टॉपिक में से भी जो है किसी तरह का भी एमसीक्यू आता है तो आपके पास एक नॉलेज होगा, आपने जो है टॉपिक को भी समझा होगा और आपने एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी की होगी, तो आप आसानी जो है उस एमसीक्यू को सॉल्व कर पाएंगे। सो अभी उससे ही ऑनवर्ड चलते हैं, जहां से हमने अपना जो काम कंप्लीट किया था वहीं से ही आगे जो है मैं आप लोगों को लेके चलूंगा और इसी से ही ऑनवर्ड जो है हम चलेंगे आगे। ठीक है जी, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं चैप्टर 5 की, तो बेसिक तौर पे हमने कहां से आगे चलना है, कहां से ऑनवर्ड हम जो है आगे मूव करेंगे। ये बेसिक तौर पे चैप्टर नंबर 5 का बोहर एटॉमिक मॉडल टॉपिक है, बोहर एटॉमिक मॉडल। ठीक है, यहां से ऑनवर्ड हमने चलना है और बोहर एटॉमिक मॉडल के बारे से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा और उसके बाद जो है फिर मैं आगे चलूंगा। सर हाउ यू फीलिंग? बेहतर हूँ, अल्लाह का शुक्र है बहुत, और जो है अब तो बिल्कुल ठीक हूँ। सो कोई इशू नहीं है। इंशाल्लाह आज हम पूरी लेंथ क्लास लेंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि हमने ये भी डिसाइड करना है कि हम फिर जो है इवनिंग की क्लास ले रहे हैं या नहीं ले रहे, भी हमने ये डिसाइड करना है। ठीक है जी, सो ये भी हम डिसाइड कर लेंगे ड्यूरिंग द लेक्चर और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। अच्छा, हम जो है डिस्कस करेंगे बोहर एटॉमिक मॉडल से ऑनवर्ड और बोहर एटॉमिक मॉडल जो है, ठीक है, उससे ही ऑनवर्ड हम जब मूव करेंगे तो कुछ एमसीक्यूज हैं जो कि मैंने इस वक्त आपकी स्क्रीन पर भी डिस्प्ले किए हुए, वो भी आप देखेंगे जी। सो पहले मैं बोहर एटॉमिक मॉडल के बारे से थोड़ा सा आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं, उसके बाद फिर हम जो है आगे चलेंगे। चैप्टर 5 की हम इस वक्त बात कर रहे हैं और चैप्टर 5 के हवाले से थोड़ा सा पहले मैं आपको जो है ब्रीफ बता दूं कि जो है बोहर एटॉमिक मॉडल है क्या और हमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। देखो, हमने लास्ट टाइम जो है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो है सवाल से डिस्क्राइब किया था और हमने कहा था कि जो हमारे पास कोई एक फोटोन होता है, फोटोन का मतलब क्या होता है? एनर्जी पैकेट। ठीक है, उसकी एनर्जी क्या होती है? एच न्यू इक्वल्स टू ई इज इक्वल टू एच न्यू बेसिक तौर पे हमारे पास होती है। ठीक है, और फिर मैंने आपको बताया था कि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का क्या आपस में रिलेशन है, एनर्जी और वेवलेंथ का आपस में क्या रिलेशन है, एनर्जी और इवन के वेव नंबर का आपस में क्या रिलेशन है, ये तमाम के तमाम इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम प्रोवाइड की थी। ठीक है, अब यहां से ही ऑनवर्ड हम मूव करेंगे। सो मैं आप लोगों को इस वक्त जो चीज डिस्क्राइब करने लगा हूं वो बोहर एटॉमिक मॉडल है। अगर हम बोहर एटॉमिक मॉडल की बात करते हैं तो बेसिक तौर पे ये है क्या? देखो, इससे पहले हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ा, डिस्क्राइब किया। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में हमने जो है डिस्कशन कर ली है। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के अंदर समहाउ कुछ लूप होल से लिमिटेशंस थी, उनको और जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है इनको ज़हन में रखते हुए बोहर ने अपना मॉडल जो है वो पॉस्टुलेट किया, बोहर ने अपना मॉडल जो है वो पेश किया है। ठीक है, अब इसमें आपने करना क्या है, इसमें आप क्या चीज़ मार्क करेंगे? सबसे पहले तो इसमें आपने जो चीज़ मार्क करनी है वो क्या है? देखो, जब भी हम बात करते हैं, यहाँ मेंशन भी किया हुआ है कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन जो है किसी स्पेसिफिक ऑर्बिटल में होता है तो ये इसी स्पेसिफिक में ऑर्बिटल में रहते हुए ये उस वक्त तक रेडिएशन एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब नहीं करता। ठीक है, जब तक कि ये इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी लेवल में एक्साइट ना कर जाए या किसी हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप नहीं करता। ठीक है, और जब भी इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी एक स्पेसिफिक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जंप करता है तो हमेशा हम कहते हैं कि इन दो एनर्जी लेवल्स के दरमियान जो है एनर्जी गैप होता है, जिसको डेल्टा ई कहते हैं, और इसको E2 माइनस E1 से शो करते हैं। सो E2 माइनस E1 से हम इसको शो करेंगे, इसको जो है रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक हो गया? तो आपने जो है जो कि इक्वल्स टू एच न्यू है, ठीक है, तो ये आपने इक्वेशन जो है क्या करनी है? मार्क करनी है। ठीक है, आपसे कहा जाए
कि व्हाट इज द एक्सप्रेशन, ठीक है, फॉर द एनर्जी गैप बिटवीन द टू एनर्जी लेवल्स, ठीक है। सो ये हमारे पास होगा डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। आपने एक तो इसको मार्क करना है। दूसरा जो लास्ट इसका पॉस्टुलेट, जिसको पॉस्टुलेट नंबर 4 कहते हैं, हम कहते हैं कि जब भी कोई एक इलेक्ट्रॉन जो है किसी स्पेसिफिक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होगा, किसी एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा होगा, तो हम कहते हैं कि जो हमारे पास रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है इट शुड हैव एटलीस्ट, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, mv इक्वल टू NH ओवर 2 पाई, ठीक है, इतने के इक्वल होना चाहिए। उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या होना चाहिए, इतने के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और इसमें जो है हमारे पास n जो रिफ्लेक्ट करता है वो नंबर ऑफ शेल्स को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। h हमारे पास क्या है बेसिक तौर पे, h जो है हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या होगा, प्लैंक्स क्वांटम प्लैंक्स जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। पाई हमारे पास जो है ये क्या है, हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है, 2 हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है। इटसेल्फ mv टोटल एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, ठीक है, जिसमें कि m मैस है, v वेलोसिटी है और r रेडियस होगा जिस सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर वो रिवॉल्व कर रहा होगा, ठीक है। इसको क्लियर कर लेते हैं। डबल स्लाइड्स आपको शो हो रही हैं, सो उसको हम देख लेते हैं कि जो है वो किस तरीके से हम इसको बेहतर बना सकते हैं, ठीक है भाई। हाँ ठीक है। अच्छा देखो, मैंने आपको बताया कि एक तो आपने दो ये पॉइंट्स जो है अपने पास मेंशन कर लेने हैं और उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि देखो हम जब बात करते हैं नेक्स्ट बोहर एटॉमिक मॉडल जो है उसके अंदर जो नेक्स्ट बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जो कि हमारे सामने आ रही है वो बेसिक तौर पे डेरिवेशन है कि इसकी रेडियस की। हम डेरिवेशन तो नहीं करने लगे लेकिन कम से कम हमें जो है 2-3 चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो है आपको पता होना चाहिए, इसको हम वैक्यूम परमिटिविटी कहते हैं। ये बेसिक तौर पे हमारे पास क्या है, वैक्यूम परमिटिविटी कहलाती है। वैक्यूम परमिटिविटी इसको हम कहते हैं, बैटरी चेंज कर लें, ठीक है, वैक्यूम परमिटिविटी इसको हम कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास मीडियम है, ठीक है, इसमें हमारे पास एयर या कुछ और हमारे पास गैसेस वगैरह कुछ हो सकती हैं, वो एयर या गैसेस जो हैं वो किस तरह से शील्ड करती हैं अट्रैक्शन फोर्स को, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो होती है उसको शील्ड करती हैं, ठीक है। सो इसको हम वैक्यूम परमिटिविटी का नाम देते हैं और इसकी वैल्यू बेसिक तौर पे हमारे पास जो है वो 8.84 इंटू 10 रेज़ पावर कितनी है भाई, ये 8.84 इंटू 10 रेज़ पावर -12 कॉलम स्क्वायर पर जॉल पर मीटर, ठीक है। ये बेसिक तौर पे हमारे पास क्या है, इट इज द परमिटिविटी वैल्यू, ठीक है, जिसको हम जो है वैक्यूम परमिटिविटी का नाम देते हैं। और वैक्यूम परमिटिविटी का मतलब क्या है, जैसे ये हमारे पास न्यूक्लियस है और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो गैप है, ठीक है, इसके दरमियान हमारे पास कोई भी मीडियम होगा, वो मीडियम जो है इन दो ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान जो लगने वाली अट्रैक्शन फोर्स है इसको रेजिस्ट करेगा, ठीक है, इसको मिनिमाइज करेगा, इसे हम वैक्यूम परमिटिविटी कहते हैं, ठीक है। ये वैक्यूम परमिटिविटी कहलाती है, ठीक हो गया। और अच्छा उसके बाद हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं। बाकी कॉन्स्टेंट्स का आपको पता होना चाहिए, यानी जो हमारे पास जो है क्या कहते हैं, जैसे अगर हम इक्वेशन की बात कर रहे हैं, सो इसमें हमारे पास जो इक्वेशन है उसमें जो बाकी जो कांस्टेंट वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं, ठीक है, उसका आपको इल्म जरूर होना चाहिए, ठीक हो गया। सो वैक्यूम परमिटिविटी के बारे में आपको क्लियर कट जो है बताना चाहिए। सर वेट भी अभी तो क्लियर हो चुका है आई थिंक, मेरे ख्याल से आपके पास मैं विजिबल भी हो रहा हूँगा, नहीं जी। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एग्जैक्टली जो हमारे पास फ्री स्पेस है जहां पर हम कहते हैं जो कि न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन के दरमियान की फ्री स्पेस है, ठीक है, इसको हम परमिटिविटी का नाम दे रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, स्लाइड्स अब जो है मेरे ख्याल से आपके पास डिस्प्ले हो गई होंगी और मैं भी इस वक्त दिखाऊंगा आप लोगों को, बिल्कुल ठीक हो गया सर। वैक्यूम परमिटिविटी अगेन एक्सप्लेन कर दें। मैंने आपको बताया साथ कि वैक्यूम परमिटिविटी का मतलब क्या होता है कि जो न्यूक्लियस में सेंटर में जो हमारे पास एटम के न्यूक्लियस मौजूद है, इसकी जो अट्रैक्शन पुल अप्लाई होनी थी इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ये जो दरमियान में एक डिस्टेंस है, जो गैप है, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो गैप है इसकी वजह से, यानी इसमें जो भी मीडियम प्रोवाइड होगा वो मीडियम जो है क्या करता है कि वो इस न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन पे जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको समहाउ मिनिमाइज कर देता है। इसको हम वैक्यूम परमिटिविटी कह रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं इस वक्त बोल रहा हूं तो ये जो क्या कहते हैं मेरी आवाज है ये आप तक पहुंच रही है, ये किसी मीडियम के थ्रू पहुंच रही है, जैसे एयर के थ्रू पहुंच रही है, ठीक है। लेट्स सपोज हम कह रहे हैं एयर हमारे पास एक मीडियम है, सो ये बेसिक तौर पे जो एयर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द क्या कहते हैं ट्रांसफर ऑफ जो ये हमारी साउंड वेव है इसके दरमियान इसके अगेंस्ट, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं परमिटिविटी इसको कह रहे होते हैं, ठीक है जी। सो वैक्यूम परमिटिविटी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अच्छा आई थिंक मेरे ख्याल से मैं भी डिस्प्ले हो रहा हूँ और मेरी स्लाइड्स जो है आपको डिस्प्ले हो रही होंगी, ठीक है। अच्छा उसके बाद आप लोगों ने क्या चीज़ मार्क करनी है अपने पास, उसके बाद लास्ट हमारे पास फाइनल जो एक्सप्रेशन आता है जो कि हम कहते हैं कि जो हमारे पास जनरल
जनरली तौर पे हम जो एक एक्सप्रेशन डिराइव कर रहे थे, यानी आर एन जो है उसकी वैल्यू हमारे पास आती है। सो वो एक्सप्रेशन बेसिक तौर पे हमारे पास क्या है, आर एन इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम एन स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है बेसिक तौर पे फाइनल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है फॉर nth ऑर्बिटल। हम इसके थ्रू किसी भी ऑर्बिट की जो है के रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बाय यूटिलाइजिंग दिस एक्सप्रेशन वी कैन कैलकुलेट द रेडियस ऑफ एनी nth ऑर्बिटल। ठीक है, इसके थ्रू हम जो है nth ऑर्बिटल का जो रेडियस है, ठीक है, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट आपने क्या करना है, n की वैल्यू पुट करनी है, यानी n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, सो फर्स्ट ऑर्बिट का आ जाएगा रेडियस। n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो सेकंड ऑर्बिट का रेडियस आ जाएगा। n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो थर्ड ऑर्बिट का रेडियस आ जाएगा। और यहाँ पर जो वैल्यूज जो आपके पास मेंशन की हुई हैं, ठीक है, nth ऑर्बिटल की, ठीक है, वो आपने अपने पास नोट डाउन कर लेनी है, यानी इसको आप जो है मार्क कर लेंगे अपने पास। ठीक है, और इसके हवाले से जो है कुछ इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ, आप ये नोट डाउन भी कर लीजिएगा। जैसे कि फर्स्ट ऑर्बिट है, ठीक है, अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट की बात करते हैं जिसमें हम कहते हैं n की वैल्यू हमेशा क्या होती है हमारे पास 1 होगी, यानी फॉर फर्स्ट ऑर्बिट हम कहते हैं n की वैल्यू हमारे पास 1 होगी। सो फर्स्ट ऑर्बिटल के लिए जो रेडियस आएगा हमारे पास वो आएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और एंगस्ट्रॉम क्या होता है, हम जानते हैं कि एंगस्ट्रॉम जो है बेसिक तौर पे ये किसके इक्वल होता है, एंगस्ट्रॉम इक्वल होता है 10⁻⁻10 मीटर के। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा देखो डिफरेंट यूनिट हो सकते हैं, इसके अलावा भी कोई और यूनिट हो सकता है जिसमें हम जो है nth ऑर्बिटल के रेडियस को जो है मेंशन कर सकते हैं। वो हमारे पास क्या होगा, हम इसी वैल्यू को जो कि फर्स्ट ऑर्बिटल की वैल्यू है, इसको हम जो है क्या कर सकते हैं, इसको हम नैनोमीटर के अंदर भी मेंशन कर सकते हैं, 0.0529 नैनोमीटर। ठीक है, इतनी वैल्यू हमारे पास नैनोमीटर के अंदर होगी। अगर आप चाहते हैं कि इसको आप जो है पाइकोमीटर में कन्वर्ट कर दें, ठीक है, सो पाइकोमीटर में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे कि 52.9, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, पाइकोमीटर। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगी R1 की वैल्यू, यानी फर्स्ट ऑर्बिटल का जो रेडियस है, ठीक है, ये एंगस्ट्रॉम के अंदर, ठीक है, नैनोमीटर के अंदर, और इसके बाद हमारे पास जो है फर्स्ट ऑर्बिटल का रेडियस इन पाइकोमीटर, इन तीनों के अंदर आपको जो है मिल जाएगा। ठीक है जी, सो ये हमारे पास इसी तौर पे क्या है, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन थी रिलेटेड टू फर्स्ट ऑर्बिटल। इवन कि अगर आप हायर ऑर्बिटल में चाहते हो, सो आप इसी को ही जो है n स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो आपके पास जो है नैनोमीटर के अंदर और पाइकोमीटर के अंदर हायर ऑर्बिटल की जो है वैल्यू भी आपको मिल जाएगी, आपको जो है पता चल जाएगी। ठीक है जी, यहां तक आपने देख लिया। लास्ट पॉइंट जो कि हमने इस सवाल से देखना है, फिर हम आगे चलेंगे, एनर्जी की बात करेंगे और फिर हम चलेंगे टुवर्ड्स द एमसीक्यूज जो मैंने आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले किए हुए हैं। ये पेज नंबर है 128। ठीक है, लास्ट पॉइंट जो हमने जो है इस पर देखना है वो हमारे पास क्या है कि R2 माइनस R1 इज लेस देन R3 माइनस R2। ठीक है, इज लेस देन R हमारे पास क्या होगा 4 माइनस R3। ये आपने जरूर मार्क कर लेना है, इसको थोड़ा सा समझ भी लेते हैं। R2 माइनस R1 इज लेस देन R3 माइनस R2 इज लेस देन R4 माइनस R3 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, ये हमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, हमें कह रहा है कि हमारे पास जो फर्स्ट दो ऑर्बिटल्स थे, ठीक है, इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है, ठीक है, इनके दरमियान का जो गैप है, ठीक है, इट इज लेस देन, ठीक है, इट इज लेस देन R3 माइनस R2, यानी ये गैप कम होगा एज कंपेयर टू दिस वन, ये गैप कम होगा एज कंपेयर टू फोर्थ एंड थर्ड ऑर्बिटल। यानी कि हम समहाउ कह सकते हैं कि एनर्जी जो हमारे पास गैप है बिटवीन द ऑर्बिटल्स, कंसेक्टिव ऑर्बिटल्स के ऊपर चलते हुए, यानी कि जब जैसे से ऑर्बिटल बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे ये जो गैप है, ठीक है, ये इंक्रीज कर रहा है। सेकंड और फर्स्ट के दरमियान गैप कम है, थर्ड और सेकंड के दरमियान गैप ज्यादा है, फोर्थ और थर्ड के दरमियान गैप और ज्यादा हो जाएगा। इट मींस के इंक्रीजिंग ऑर्डर है ये। ठीक है, हम समहाउ कहते हैं कि बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्टिव ऑर्बिटल गोज टू इंक्रीज। ठीक है, वो इंक्रीज होता जाता है, तो आपने ये चीज मेंशन कर लेनी है कि ये इंक्रीज होगा, ऑर्बिटल के दरमियान डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द एनर्जी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ nth इलेक्ट्रॉन जो कि nth ऑर्बिटल में रिवॉल्व कर रहा है, उस सवाल से हम बात कर लेते हैं। सो इसमें आपको एक जो सबसे पहला जो आपका एक्सप्रेशन जो है आप अपने पास नोट डाउन करेंगे, जो आपने हाईलाइट भी करना है अपने पास, ठीक है, वो हमारे पास है वर्क डन का फार्मूला। ठीक है, सो वर्क डन का फार्मूला आप जो है फर्स्ट ऑफ ऑल जो है अपने पास मार्क करेंगे, और वो फार्मूला बेसिक तौर पे हमारे पास क्या है, वर्क डन इक्वल है
थोड़ा सा हमें स्पीड चलना पड़ेगा क्योंकि हमें आज जो है थोड़ा सा टारगेट अपना बड़ा रखा हुआ है, ठीक है। सो थोड़ा सा जल्दी जल्दी मूव करना पड़ेगा। अभी तक मैं तो बहुत स्लो जो है चल रहा हूँ, ठीक है। सो वर्क डन जो है इक्वल है किस चीज़ के भी, ई पोटेंशियल के, और ये बेसिक तौर पे हमारे पास इक्वल होता है किस चीज़ के भी, ये एक्सप्रेशन है माइनस जी ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। अब इसमें आप ये देख लीजिएगा, जी जो है हमारे पास ये एटॉमिक नंबर को रिफ्लेक्ट करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो है रिफ्लेक्ट करता है, ई हमारे पास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। पाई हमारे पास कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप देख चुके हैं जिसे वैक्यूम परमिटिविटी कहते हैं। आर इज द रेडियस, जिस ऑर्बिटल की आप बात कर रहे हैं उसके रेडियस जो है वो कहलाएगा, ठीक हो गया। सो ये आपने जरूर अपने पास नोट डाउन कर लेना है। वर्क डन का जो कैलकुलेशन का जो फार्मूला है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो फाइनल एक्सप्रेशन है, ठीक है, फाइनल एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ जॉल एज वेल एज किलो जॉल पर मोल, ठीक है। इन दोनों की आपने जो है एक्सप्रेशंस को जो है आपने जरूर अपने पास नोट डाउन करना है, अपने पास मार्क करना है, ठीक है। ई एन हमारे पास जो nth ऑर्बिटल के अंदर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है या nth ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो किसके इक्वल है भाई, -2.178 इंटू 10 रेज़ पावर -18 1/n², और ये जॉल के अंदर है, ठीक है। सो आपने एक तो ये चीज नोट डाउन करनी है अपने पास, ठीक है। एक तो आप जो है ये चीज अपने पास जो है नोट डाउन करेंगे। अच्छा, यहाँ पर आप कह रहे हैं कि r की पावर 2 है, कौन से एक्सप्रेशन की आप बात कर रहे हैं सर? मोबाइल पर स्लाइड नज़र नहीं आती, इसका कोई सोल्यूशन निकालें। चलिए मैं देख लेते हैं, कोशिश करें कि आप लैपटॉप का इस्तेमाल करें। मैं आपके कमेंट्स में जाऊंगा तो बहुत डीप में चला जाऊंगा। अच्छा, एक तो आपने ये एक्सप्रेशन जो है अपने पास नोट डाउन करना है, और एक और एक्सप्रेशन है जो कि हमारे पास होता है किलो जॉल पर मोल। हम जब भी बात करते हैं, क्योंकि हम देखो यहाँ पर एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं, सो केमिस्ट्री में जब भी हम एनर्जी की बात करेंगे तो उसके यूनिट जो है किलो जॉल पर मोल होंगे। सो आपके पास जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन आएगा जो कि आपने अपने पास नोट डाउन करना है वो किलो जॉल पर मोल के अंदर है, जो कि हमारे पास होगा ई एन इज इक्वल टू, ये है -13.315 ओवर n स्क्वायर, ठीक है, और किलो जॉल पर मोल, ठीक है। ये हमारे पास एक्सप्रेशन होगा। तो इन दोनों एक्सप्रेशंस को आपने नोट डाउन करना है। इनके थ्रू आप किसी भी ऑर्बिटल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं, या इवन ऑर्बिटल की एनर्जी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपने इनको अपने पास जो है वो हाईलाइट करना है, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है लास्ट में जो हम देखने वाले हैं वो हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑर्बिटल, सेकेंड ऑर्बिटल, थर्ड ऑर्बिटल की 130 पेज के ऊपर उसने कैलकुलेशन की हुई है, इवन के ई इंफिनिटी के, यानी कि हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट दूर चला जाए फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है, सो उस वक्त उसकी एनर्जी क्या होती है, तो मेंशन उसने किया हुआ है कि ये जीरो होगी। सो आपको पता होना चाहिए कि एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, व्हेन वी गो फ्रॉम फ्रॉम जीरो टू इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है, द एनर्जी ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन बिकम्स जीरो, ठीक है, वो जीरो की इक्वल हो जाती है। तो आपने इसको भी नोट डाउन करना है, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है, जो जैसे भी यहाँ पे मैंने एक्सप्रेशन राइट किया था, ये बेसिक तौर पे डिक्रीजिंग ऑर्डर था। इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमारे पास जो एनर्जी का एक्सप्रेशन जो है वो हमारे पास क्या है, E2 माइनस E1 इज ग्रेटर देन, E2 माइनस E1 इज ग्रेटर देन E3 माइनस E2, E3 माइनस E2 इज ग्रेटर देन E4 माइनस E2, ठीक है। यानी आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ऑपोजिट है। ये वाला जो हमारे पास क्या कहते हैं समहाउ एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये ऑपोजिट है फ्रॉम द रेडियस, ठीक है, रेडियस से ये टोटली ऑपोजिट है, ठीक हो गया। सो इस चीज को आप जो है वो नोट डाउन करेंगे। और इवन के जो हमारे पास क्या कहते हैं, एक पॉइंट और भी मेंशन किया हुआ है कि अगर हम E इंफिनिटी माइनस E1 करते हैं, सो इसमें हमारे पास जो वैल्यू आती है एनर्जी की वो पॉजिटिव 13.315 किलो जॉल पर मोल होती है, ठीक है। अगर मैं इस तरह से लिखता हूं आपके लिए कि E इंफिनिटी माइनस E1, अगर मैं ये कहता हूं तो ये चूंकि E इंफिनिटी की वैल्यू हमारे पास जीरो होती है, फिर माइनस आ गया ये वाला, और फिर माइनस हमारे पास जो एक्सप्रेशन का आ रहा है इसके थ्रू, ठीक है। तो 13.315, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू जो आएगी वो पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव 13.315 किलो जॉल पर मोल, ठीक है। ये बेसिक तौर पे हमारे पास एनर्जी गैप है बिटवीन फर्स्ट ऑर्बिटल एंड द इनफाइनाइट ऑर्बिटल, ठीक है। इनके दरमियान हमारे पास एनर्जी गैप है, तो आप इसको भी नोट डाउन करेंगे।
अब मैं चलूंगा टूवर्ड्स द एमसीक्यूज और हम एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे और उसके मतलब हम बात करेंगे। ठीक है भाई। सो मैंने देखो आज आप लोगों के लिए तमाम पहले पॉइंट्स जो है मेंशन करवाए, आपको डिक्लेयर किए हैं और एक्सप्लेन किए हैं। उसके बाद मैं एमसीक्यू की तरफ जा रहा हूं क्योंकि लास्ट टाइम अब्दुल्ला और बहुत से स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर हमें टॉपिक भी थोड़ा बहुत डिस्कस करना चाहिए, तो हम वो भी कर रहे हैं आज। ठीक हो गया। अच्छा, अब इस वक्त हम एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं बहुत 23 एमसीक्यू जो है, 23rd नंबर एमसीक्यू जो है उसको हम देखेंगे। इस पर जो है मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा। 23rd एमसीक्यू जो है इसमें हमारे पास क्या है सर, ई इंफिनिटी जीरो हो हाउ, इस तरह से देखो ये एक्सप्रेशन आप देख लो ना, ये एक्सप्रेशन है ना, इसमें आप इंफिनिटी यहां पर एन की जगह पुट करते हैं। आप देखते हैं, आप जानते हैं मैथमेटिक्स में भी आप पढ़कर आ चुके हैं कि समथिंग ओवर इंफिनिटी विल बी जीरो। ठीक है, सो ये ओवरऑल जीरो हो जाएगा, इसलिए हम कहते हैं जीरो हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, यहां पर अब एमसीक्यू पे फोकस करेंगे। बोहर्स मॉडल ऑफ एटम इज कॉन्ट्राडिक्टेड बाय, ठीक है, यानी हम कहते हैं बोहर्स का जो मॉडल है ये जो है कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कि आपके पास चार ऑप्शंस में से है जो कि जिसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या होता है कि जो अगेंस्ट है बोहर एटॉमिक मॉडल के। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है सी ऑप्शन इसका राइट होगा। और उसकी रीजन क्या है, बिल्कुल एग्जैक्टली जो वका मैंने आपसे बातें की हैं सिर्फ वही आपने जो है अपने पास नोट डाउन कर लेनी है। ठीक है। अच्छा, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो अगेंस्ट यानी कॉन्ट्राडिक्ट क्यों करता है बोहर एटॉमिक मॉडल को, क्योंकि हेजनबर्ग के अकॉर्डिंग हम कहते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि हम एक ही वक्त में या तो हम किसी एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं या उसकी पोजीशन को जो है मेंशन कर सकते हैं, इन दोनों को इकट्ठे नहीं कर सकते। लेकिन बोहर एटॉमिक मॉडल हमें जो है क्या कहता है भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, एनर्जी, ठीक है, और इसके साथ साथ लोकेशन यानी आप कह लें कि जो रेडियस है उससे मतलब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है, तो ये चीज अगेंस्ट जाएगी, कॉन्ट्राडिक्ट करेगी हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी के। ठीक है, सो ये सी का ऑप्शन हमारे पास होगा। उसके बाद हमारे पास 24 है, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम, ठीक है, द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, यानी ग्राउंड स्टेट में हमारे पास इलेक्ट्रॉन कहां होगा, नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस। जाहिर सी बात है, यानी हम जो है किसी एक ग्राउंड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो वो नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस जितना हो सकता है उतना करीब जो है वो न्यूक्लियस के जो है होगा। लेट्स सपोज अगर मैं बात कर रहा हूं हाइड्रोजन की, सो हाइड्रोजन जो है उसमें एक ही शेल होता है तो उसमें नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस यही होगा। अगर मैं बात करता हूं फॉर एग्जांपल जो है किसकी भाई जो है अगर बात कर लेता हूं कार्बन की, सो कार्बन में अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो ग्राउंड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस है, अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस नहीं है। ठीक है सर, ये एमसीक्यू पास पेपर से हैं, ये आप ने भी खुद बनाए हैं। देखो मैं आपको बताऊं मोहम्मद, ये एमसीक्यू जो है कि खुद भी जाहिर सी बात है मैंने जो है कुछ स्ट्रगल की भी है उसके ऊपर, उसको प्रिपेयर किए हुए हैं। उसके साथ साथ मैंने इनमें जो पास पेपर के एमसीक्यूज हैं वो भी डाले हुए हैं, वो भी इंक्लूड किए हुए हैं, और कुछ पास पेपर के एमसीक्यूज जो है बल्कि ज्यादातर वो आपके टेस्ट का भी हिस्सा होता है, वो भी आप लोग देखते हैं, तो आपका टेस्ट भी आज होना है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर है द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिटल, अभी हमने डिस्कस किया था, वो 0.529 एंगस्ट्रॉम होता है, ये तो बहुत डायरेक्ट वैल्यू थी। रेडियस ऑफ द ऑर्बिटल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आर। अब यहाँ पे आपने देखना है कि रेडियस और वेलोसिटी में आपस में क्या रिलेशन होता है, ये आप देखेंगे। अब्दुल, ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या होता है कि एक्साइटेड स्टेट में ना होना, यानी इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक जहां पड़ा होता है उसको ग्राउंड स्टेट कहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड की जाए तो वो इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है हाई एनर्जी ऑर्बिटल की तरफ, तो इसे हम एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, तो यहाँ पर रेडियस ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आर। अब आपस में देखना है आपने कि इलेक्ट्रॉन का जो रेडियस है और जो हमारे पास जो है क्या कहते हैं वेलोसिटी है, ठीक है, ये आपस में किस रिलेशन के साथ रहती है, ये इनवर्सली है कि डायरेक्टली है, ये आपने जो है जरूर देखना है। ठीक है। सो ये बेसिक तौर पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल हम कहते हैं कि वेलोसिटी और जो रेडियस है दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हम आगे चलेंगे और नेक्स्ट हमारे पास जो है क्या क्वेश्चन है ये देख लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ फोटोन, ये तो आई थिंक मेरे ख्याल से डिस्कस कर ली थी, नहीं चलें कर लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू, यानी हमारे पास इसमें जो ऑप्शन है इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली वेलोसिटी ऑफ फोटोन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट है। क्यों, किस तरह से, देखो हम जानते हैं कि जो सन रेज है बेसिक तौर पर ये लाइट ही है। ठीक है, सन रेज की हम बात करते हैं, ये लाइट है। ठीक है, और जो सन रेज है या जो लाइट है, ठीक है, जो उसकी वेलोसिटी है वही वेलोसिटी ऑफ फोटोन होगी, क्योंकि फोटोन बेसिक तौर पे क्या है, फोटोन बेसिक तौर पे यही लाइट ही हम कहते हैं कि ये बेसिक तौर पे हमारे पास होती है। ठीक हो गया। सो उसके बाद फिर हमारे पास है बोहर्स मॉडल ऑफ एटम इज कॉन्ट्राडिक्टेड बाय। अच्छा, आई थिंक यहाँ से ये चीज़ हम रिपीट कर रहे हैं, वही चीज़ वापस रिपीट हो रही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। ठीक है।
द एनर्जी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द फर्स्ट ऑर्बिटल। अभी हमने कैलकुलेट भी किया था इसको, अभी मैंने आपको जो है डिस्क्राइब भी किया था कि फर्स्ट ऑर्बिटल की एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे। एन की जगह पर आप जस्ट 1 मेंशन करेंगे, जस्ट 1 मेंशन करेंगे तो एज अ होल ये जो वैल्यू आपके पास आएगी वो E1 इज इक्वल टू -13.315 ठीक है किलो जॉल पर मोल होगी। सो बी ऑप्शन जो है इसका राइट ऑप्शन बनता है। ठीक है, यहां तक आपने कुछ पूछना हो सर, यहाँ पे कोई क्वेश्चन हो रहा है सर, 2 को एक्सप्लेन कर दें। 2 मतलब कौन सा वाला 2 आसान आप बताएं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल को बताएं किस तरह। ठीक हो, हमारे पास जो है जब हम रेडियस की बात करते हैं, रेडियस की अगर हम जो है एक्सप्रेशन पे गौर करें तो रेडियस का एक्सप्रेशन हमारे पास बनता है, मैं अगर इसको रेस करके लिख दूं आपको, जब हमने रेडियस का एक्सप्रेशन जो है डिराइव किया था तो उसमें हमारे पास एक एक्सप्रेशन आया था जो कि बेसिक तौर पे हमारे पास क्या था, r इज इक्वल टू ZE स्क्वायर ओवर r इज इक्वल टू ZE स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mv स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mv स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि r और जो वेलोसिटी है यानी रेडियस और जो वेलोसिटी है दे आर बोथ इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये देखें आप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमारे पास आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और 26 की जहां तक बात है तो उसको एक्सप्लेन कर दें। रेडियस ऑफ, ये भी बताया मैंने आपको, यही इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइन के साथ ये मौजूद होते हैं। सर बुक तो कंप्लीट रीड करनी है, टेक्स्ट एग्जैक्टली आप बुक जो है कंप्लीटली टेक्स्ट बुक जो है वो कंप्लीटली तौर पे आप जो है रीड आउट करेंगे, इसमें कोई जो है दो राय नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया। सो 26 को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। फात आप ये एमसीक्यू मुझे जो है मेरे मैसेंजर के ऊपर सेंड करिएगा, वहां हम डिस्कस करेंगे। इस वजह से हम एमसीक्यूज को जल्दी लेके चलते हैं आगे क्योंकि हमारे पास टाइम ऑलरेडी थोड़ा सा शॉर्ट है। ठीक है सर, ये वाई एमसीक्यू हमें मिल जाएंगे बकार, आपको तमाम एमसीक्यूज मिल जाएंगे मेरी पोस्ट के थ्रू, आपको जो है मिल जाएंगे, मेरी प्रोफाइल में मिल जाएंगे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं आगे, स्पेक्ट्रम की हम बात करेंगे और स्पेक्ट्रम के हवाले से मैं आप लोगों को जो है बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अगर हम स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो बेसिक तौर पे स्पेक्ट्रम क्या है, डिस्प्ले ऑफ कलर्स को हम स्पेक्ट्रम कह रहे होते हैं। ठीक है, डिफरेंट कलर्स जो हमारे पास का, क्योंकि कम्बिनेशन है जो हमारे पास लाइट, विजिबल लाइट है, ये डिफरेंट कलर्स का जो है कम्बिनेशन है। जब भी हम इनको प्रिज्म से पास करते हैं तो ये लाइट जो है ये क्या करती है, अपने आप को क्या करती है, कन्वर्ट कर देती है इनटू 7 कलर्स। इस कलर डिस्प्ले को हम कहते हैं हमारे पास स्पेक्ट्रम कहलाता है। ठीक है, डिस्पर्शन ऑफ द विजिबल लाइट इनटू द 7 डिफरेंट कलर्स। ठीक है, इट इज सिंपली कॉल्ड एज स्पेक्ट्रम, इसको हम स्पेक्ट्रम कह रहे होते हैं। और बेसिक तौर पे स्पेक्ट्रम जो हमारे पास एक विजिबल लाइट का डेवलप होता है उसमें 7 डिफरेंट कलर्स होते हैं जिसको हम सिंपली वेबगाइड से भी जो है क्या कर सकते हैं, अभी वेबगाइड से भी जो है हम शो कर सकते हैं। ठीक है, वेबगाइड, ये चीज आप अपने जो है पास नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, वेबगाइड से हम जो है इसको शो कर रहे होते हैं। इसमें आप देख सकते हैं वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, रेड। ठीक है, ये बेसिक तौर पे हमारे पास 7 कलर हैं, 7 डिफरेंट कलर्स का मजमूआ है हमारे पास विजिबल लाइट। सो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो और रेड। ठीक है, ये हमारे पास होता है और जो है कि हम बेसिक तौर पे कहते हैं कि ये हमारे पास 7 डिफरेंट कलर्स हैं। ठीक है, अच्छा, हमारे पास जो विजिबल लाइट है उसकी एक स्पेसिफिक रेंज होती है, वेवलेंथ रेंज जिसको हम कहते हैं, ये बेसिक तौर पे 400 टू 750 नैनोमीटर होती है। ये भी आप साथ में ही नोट डाउन करेंगे और जो है अपने साथ में ही जो है इसको भी आप अपने पास मेंशन कर लेंगे, इसको हाईलाइट कर लेंगे। साथ कह रहे हैं कि जिससे मैसेंजर पे आप रिप्लाई नहीं कर रहे, सो कर दूंगा, बेफिक्र रहें। साथ आज मैं जरूर करूंगा क्योंकि कल तक मैं बहुत बिजी था, समहाउ लम्स की जो है पेपर्स हो रहे हैं, सो उसमें मेरी इन्विजिलेशन थी, कल मैंने वो इन्विजिलेशन कर दी थी, इसलिए मैं है नहीं कर पाया, आपको आज जरूर कर दूंगा। ठीक है, वेबगाइड, और ये आपने कर लिया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर आपने क्या चीज नोट डाउन करनी है, उसके बाद हमारे पास 2 डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास स्पेक्ट्रम होते हैं। ठीक है, एक हमारे पास कंटिन्यूस होता है, एक लाइन स्पेक्ट्रम होता है। कंटिन्यूस और लाइन स्पेक्ट्रम हमारे पास होता है। ठीक है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करते हैं तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जो है इसकी जो एग्जांपल है वो स्पेक्ट्रम रेनबो वाली एग्जांपल, ठीक है, आप वो लिखेंगे। ठीक है, और जो हमारे पास एटॉमिक स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम है ये पेज नंबर 131 है। ठीक है, ये बेसिक तौर पे हमारे पास क्या है भाई, इसमें आप देखेंगे कि इसमें हमारे पास एक लाइन मेंशन की हुई, एग्जांपल लिखी हुई है, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ सोडियम कंटेन्स 2 येलो कलर। ठीक है, लाइन सेपरेटेड बाय अ डेफिनेट डिस्टेंस। ठीक है, सो आप ये करेंगे। ठीक है जी, इसको आप नोट डाउन करेंगे। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस या जो लाइन स्पेक्ट्रम जिसको एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी हम कहते हैं, इसमें आप एग्जांपल को जो है अपने हाईलाइट करेंगे कि जो हमारे पास सोडियम मेटल है, ठीक है, सोडियम कंटेन्स 2 येलो लाइंस। ठीक है जी, सेपरेटेड बाय अ डेफिनेट डिस्टेंस, इसको आप मार्क कर लेंगे, इसको आप जो है हाईलाइट करेंगे। ठीक हो गया, और उसके बाद स्पेक्ट्रम के अंदर क्या चीज इंपॉर्टेंट है जो कि आपने हाईलाइट करनी है, बाकी एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम है और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम में जो है आपने जो चीज हाईलाइट करनी 132 पेज के ऊपर, वो आपने करनी है कि ये स्पेक्ट्रम करता क्या है। ये स्पेक्ट्रम जो है ब्राइट लाइट अगेंस्ट डार्क बैकग्राउंड जो है कैरी कर रहा होता है।
ब्राइट लाइट अगेंस्ट डार्क बैकग्राउंड, ये है इमिशन स्पेक्ट्रम। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, बिल्कुल इसके ऑपोजिट, डार्क लाइट डार्क लाइंस अगेंस्ट ब्राइट बैकग्राउंड, ठीक है। सो इन दो चीजों को आपने अपने पास नोट डाउन कर लेना है। और अब मैं जो है चलूंगा टूवर्ड्स द जो भी हमारे पास इस वक्त मौजूद एमसीक्यूज हैं उसको हम जो है देखेंगे, और उसके बाद फिर हम वापस आएंगे और जो है नेक्स्ट आगे मूव करेंगे। कैफ कह रहे हैं विप ग्वायर, देखो बेसिक तौर पे यही चीज है जो आप मेंशन कर रहे हैं, वही मैं भी मेंशन कर रहा हूं, ठीक है। ये ऑरेंज और फिर इसके बाद येलो और फिर रेड होता है। इस चीज को आप अपने इवन के जो आपका स्पेक्ट्रा यहाँ बना हुआ है इससे भी कंफर्म कर सकते हैं कि जो है हमारे पास कौन सी चीज जो है आ रही है, यानी कौन सी चीज किस सीक्वेंस के तहत जो है वो हमारे पास होगी। सो YOR, ठीक है, YOR एग्जैक्टली, ठीक है, ये हमारे पास होगा, ये सीक्वेंस बनेगा YOR एग्जैक्टली, ये कर लेते हैं YOR। अब ठीक है भाई, सो ये चीज आपने कर ली, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं टुवर्ड्स द एमसीक्यूज, उससे हम जो है कुछ क्लैरिफिकेशन लेंगे। देखो मैं आपको बताऊं, इस सीक्वेंस का आपको अंदाजा हो या ना हो, लेकिन यह आपको ये कम से कम कंफर्म होना चाहिए कि सबसे हाईएस्ट या कहने की सबसे मैक्सिमम एनर्जी किसकी होती है और सबसे मिनिमम एनर्जी किसकी होती है। बस ये चीज आपको पता होना चाहिए कि सबसे हाईएस्ट एनर्जी वैल्यू कौन रखती है, कलर रखता है, और सबसे लोएस्ट एनर्जी वैल्यू कौन रखता है, किसकी सबसे ज्यादा लार्जर जो है वेवलेंथ होती है, किसकी सबसे छोटी वेवलेंथ जो है वो हमारे पास होती है, ठीक है। अच्छा, अगर हम जो है इसकी बात करते हैं तो ये हमारे पास अब जो है एमसीक्यू नंबर 28 बनता है, द डिस्पर्शन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ व्हाइट लाइट व्हेन इट इज पास थ्रू अ प्रिज्म। अभी मैंने आपसे बात भी कही थी कि इसको हम डिफाइन भी इस तरीके से करते हैं, तो ये बेसिक तौर पे हमारे पास जो है स्पेक्ट्रम कहलाता है, स्पेक्ट्रम, ठीक है, कहलाएगा। सो डी ऑप्शन, मेरे आज ऑप्शंस आपके लिए विजिबल रखी हुई हैं, जो राइट ऑप्शंस हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं सारी की सारी, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास है द वेवलेंथ रेंज ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम इज, अभी मैंने आपको मार्क करवाया था, 400 to 750 नैनोमीटर होती है। सो ये हमारे पास आ जाएगा। अब ये मैंने जिस हिसाब से कहा कि कौन सी जो है सबसे लार्जर वेवलेंथ रखती है कलर, ठीक है, और कौन सा सबसे छोटा जो है वेवलेंथ रखेगी कलर, ठीक है, वो आपने देखना है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कलर हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, ठीक है, इन द विजिबल ऑफ लाइट, ठीक है, इन द विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, ठीक है। आपने ये चीज देखनी है कि किसकी जो है सबसे छोटी वेवलेंथ होती है। छोटी वेवलेंथ का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का होता है सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो है किसकी होगी, यानी किसकी जो है सबसे ज्यादा हम कहते हैं कि हमारे पास जो है एनर्जी होगी, ठीक है। सो हम कहते हैं कि वॉयलेट, ठीक है, इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, इसकी एनर्जी सबसे हाईएस्ट होती है, एनर्जी जो है इसकी सबसे हाईएस्ट होगी। और जब इसकी एनर्जी जो है वो हाईएस्ट होगी तो इसकी वेवलेंथ सबसे शॉर्टर होगी, ठीक है, इसकी वेवलेंथ जो है हमारे पास होगी वो क्या होगी, सबसे शॉर्टेस्ट होगी, ठीक है। सो वॉयलेट हमारे पास इसका राइट ऑप्शन बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, सो रेड है, ठीक है, ये सबसे ज्यादा एनर्जेटिक है। सो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, ये सबसे लीस्ट एनर्जेटिक है। सो ये हमारे पास सबसे ज्यादा लंबी या लार्जेस्ट किस्म की जो है हम कहते हैं वेवलेंथ जो है वो शो करता है। सो रेड जो है हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है स्पेक्ट्रम कंटेनिंग द वेवलेंथ ऑफ ऑल वेवलेंथ्स, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिक तौर पे कंटिन्यूस है, जिसमें कि हम कहते हैं तमाम की तमाम वेवलेंथ्स हमारे पास होती हैं और दे आर मर्ज टुगेदर। सो हम इनमें डिस्टेंस नहीं देख सकते, डिफरेंस नहीं देख सकते, हमारे पास गैप नहीं होता बिटवीन द टू डिफरेंट कलर्स। स्पेक्ट्रम शोइंग ओनली सर्टेन कलर ऑफ, ठीक है जी, कलर ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज लाइन स्पेक्ट्रम, जिसको हम कहते हैं ये डिसकंटिन्यूअस होता है, जिसमें कि हमारे पास कलर्स के दरमियान एक स्पेसिफिक गैप होता है और इस गैप की वजह से हम डिफरेंट कलर्स को जो है सेपरेट आउट करवा रहे होते हैं। तो ये बेसिक तौर पे हमारे पास 33 का आंसर जो है वो क्या होगा, लाइन स्पेक्ट्रम कहलाएगा, ठीक है जी। जी 33 का आंसर जो हमारे पास है वो बेसिक तौर पे हमारे पास क्या है, लाइन स्पेक्ट्रम है जी। यहां तक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद अब हम नेक्स्ट चलेंगे आगे, नेक्स्ट हम जो है वो मूव करेंगे और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बेसिक तौर पे हमारे पास हाई जो भी एमसीक्यू है उसको हम देख लेते हैं। अच्छा, अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे आगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है क्या चीज आ रही है भाई, 39 एमसीक्यू हम बात करते हैं। द स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ, अच्छा ये आगे आ गया, ब्रैकेट सीरीज वगैरह आ गई है, सो पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं फिर हम आगे जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, मैं इस पर थोड़ा बहुत आपको डिटेल में समझाऊंगा और फिर हम मूव करेंगे टुवर्ड्स द जो एमसीक्यू है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कोर कॉन्सेप्ट आपको समझना है,
जिसके बाद आप जो है इन तमाम एमसीक्यूज के इजीली तौर पे आंसर दे पाएंगे। अब हमारे पास जो है टॉपिक थोड़े रह गए, हमें जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है इसको, क्योंकि हमारा आज टेस्ट भी है इस चीज़ का। सर क्या हम ये एमसीक्यू याद भी किया करें? देखो अब्दुल्ला, एमसीक्यू याद करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताना चाहिए और उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना आना चाहिए। हम जो भी एमसीक्यूज आपसे शेयर करते हैं वो प्रैक्टिस के लिए होते हैं, आप इसे प्रैक्टिस करेंगे खुद ब खुद आपको जो है तमाम पॉइंट्स अजबर हो जाएंगे, आपको करने की जरूरत नहीं है। सर ईकेट के लिए केमिस्ट्री की बुक और इनको किस तरह रीड करना है? देखो आप जब भी कोई बुक रीड करते हैं तो उसमें जो कोर कॉन्सेप्ट होता है उसको आप हाईलाइट करते हैं। तो आपने जब भी जो है केमिस्ट्री की बुक को जो है रीड आउट करना है, तो मैं आपको खुद जो है चीजें हाईलाइट करवा देता हूं। कुछ आप जब रीड आउट किया करें, आपको लगे कि ये चीज इंपॉर्टेंट है तो आप उसको हाईलाइट कर लिया करें, ठीक है। सर एक स्लाइड मिस हो गई है। नहीं, स्लाइड मिस नहीं हुई, भी सारी स्लाइड्स हम जो है चल रहे हैं लेके आगे, आई थिंक बिल्कुल एग्जैक्टली। तो इसमें एक पॉइंट रह गया, व्हेन अ स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट इज फॉर्म, ठीक है, बाय द रेडिएशन ऑफ गिवन ऑफ बाय द सब्सटेंस इज कॉल्ड एज इमिशन स्पेक्ट्रम। इमिशन और एब्जॉर्प्शन में हमारे पास फर्क क्या होता है कि हम जब किसी सब्सटेंस को हीट अप करते हैं तो उससे जो रेडिएशन निकलती है इसको हम इमिशन कहते हैं, ठीक है। सो ये इमिशन स्पेक्ट्रम कहलाएगा। और द रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम आर, ठीक है, कि हमारे पास कितने होते हैं? 8 होते हैं। आप देखेंगे भी इसमें जो हमारे पास जो एक डायग्राम बनी हुई है 131 के ऊपर, तो इसमें रीजन टोटल हमारे पास कितने हैं? ये 8 जो है वो रीजन हमारे पास बनते हैं। द स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ, अभी हम कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो पहले आपको समझा देता हूँ, फिर हम जो है आगे चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिटल है, ये सेकंड ऑर्बिटल है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ठीक है भाई। अब मैं आपको समझाने लगा हूं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है। सर स्लाइड साइड पर है, फुल स्टेटमेंट शो नहीं हो रही। फारिया आप कर लेते हैं, आपको ये विजिबल हो जाएंगी। आप जस्ट पहले फोकस करें, जो मैं इस वक्त आपको आइडिया कन्वे कर रहा हूं, जो मैं आपको इस वक्त समझा रहा हूं, जस्ट उस पर आप फोकस करेंगे, ठीक है भाई। ये हमारे पास न्यूक्लियस है। फॉर एग्जाम्पल ये हाइड्रोजन हमारे पास था, इसका ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद था, हमने इसको इनफ एनर्जी प्रोवाइड की, बहुत ज्यादा एनर्जी जो है हमने इसको प्रोवाइड की है। और इस एनर्जी के प्रोवाइड करने से क्या हुआ कि ये बहुत हाई एनर्जी स्टेट में चला गया, एक्साइट हो गया, ठीक है। अब ये हायर एक्साइटेड स्टेट से जब ये वापस डी एक्साइट होगा तो इसने अपनी एनर्जी को इमिट करना है। जो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की थी उतनी ही एनर्जी क्या करेगा, ये वापस इमिट करेगा। तो अगर ये हायर एनर्जी स्टेट से इलेक्ट्रॉन वापस आता है, कहां पर भाई? ये आता है वापस अपने के शेल के अंदर वापस फॉल करता है। सो के शेल में जब ये इलेक्ट्रॉन फॉल करेगा तो इससे जो एनर्जी निकलती है, इससे जो रेडिएशन निकलती है, ये बेसिक तौर पे हमारे पास क्या होती है, इसको हम लाइमन सीरीज का नाम दे रहे होते हैं, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज लाइमन सीरीज, ठीक है। जब भी हाई एनर्जी स्टेट से इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट ऑर्बिटल यानी n इज इक्वल टू 1 में फॉल करता है, यानी के शेल में फॉल करता है, तो जो इससे बनने वाली सीरीज है इसको हम लाइमन सीरीज का नाम दे रहे होते हैं, ये लाइमन सीरीज कहलाती है। और जब भी हाई एनर्जी स्टेट में जाने वाला इलेक्ट्रॉन जब वो फॉल करता है, फॉल बैक करता है, और अगर वो सेकंड ऑर्बिटल में फॉल करता है, सेकंड ऑर्बिटल के अंदर मूव करता है, यानी गिरता है, ठीक है, तो इससे जो बनने वाली सीरीज होती है इसको हम बाल्मर सीरीज का नाम देते हैं। इससे जो रेडिएशन निकलेगी उस सीरीज का नाम देंगे हम, इसे बाल्मर सीरीज का नाम देते हैं, ठीक है। जब भी हाई एनर्जी स्टेट से इलेक्ट्रॉन डिक्साइड करे फर्स्ट में तो ये लाइमन है, सेकंड में करे तो ये बाल्मर है, थर्ड में करेगा तो फिर क्या होगा भाई? थर्ड में अगर करेगा तो इससे निकलने वाली जो रेडिएशन है इसको हम बेसिक टॉपिक कहते हैं कि ये हमारे पास कहलाती है पास्चन सीरीज। ये पास्चन सीरीज जो है वो कहलाएगी, पास्चन सीरीज जो है वो कहलाएगी। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन फोर्थ में फॉल करता है तो जो इससे निकलने वाली एनर्जी है इसको हम कहते हैं कि हमारे पास है ब्रैकेट सीरीज, ठीक है। ये सीरीज जो है वो कहलाएगी, ठीक हो गया, ये ब्रैकेट सीरीज कहलाती है। और अगर बहुत हाई एनर्जी स्टेट में कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद है और वो फिफ्थ में फॉल करता है आके, ठीक है, फिफ्थ में चला आता है, तो जो इससे बनने वाली सीरीज है ये पांचवी और लास्ट हमारे पास सीरीज होगी। और ये बेसिक तौर पे हमारे पास क्या है, परफेक्ट सीरीज कहलाती है, ठीक है जी। सो ये 5 टोटल सीरीज हैं, यानी हम कहते हैं कि डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन जो कि हाई एनर्जी स्टेट में गया था वो हाई एनर्जी स्टेट से जब वापस डी एक्साइट होगा, सो उस वक्त हम कहते हैं कि ये किस एनर्जी लेवल में आएगा। सो इस बेस पर हम कहते हैं कि हमारे पास डिफरेंट सीरीज हैं। फर्स्ट में आएगा लाइमन, सेकंड में आएगा बाल्मर, ठीक है, थर्ड में आएगा पास्चन, फोर्थ में आएगा ब्रैकेट है, और फिफ्थ में आएगा तो ये हमारे पास परफेक्ट सीरीज कहलाती है। इसी चीज को हम जो है यहाँ पर देख भी रहे हैं एमसीक्यू की फॉर्म के अंदर। द रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम आर, ये तो हमने कर लिया था। अब हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, अच्छा, ये जो हमारे पास इस वक्त सीरीज डेवलप हो रही हैं ये बेसिक तौर पे डिफरेंट रीजन्स में फॉल करती हैं, डिफरेंट रीजन्स के अंदर जो है इनको हम शामिल करते हैं। और ये बेसिक तौर पे हमारे पास रीजन क्या है, मैं जरा इसको फोकस कर लूँ, एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आपको स्टेटमेंट पूरी नजर आ रही होगी स्लाइड के ऊपर।
अच्छा, उसके बाद फिर देखो इसके अलावा आपने क्या करना है, एक तो ये कि आपने ये हाईलाइट करना है इस टॉपिक के अंदर कि कितनी सीरीज हमारे पास हैं, इन सीरीज के जो है रीजन भी मेंशन किए हुए हैं। जैसे लायमन सीरीज है, इसको यूवी में लिखा हुआ है कि ये हमारे पास यूवी में होती है, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर है। इस तरीके से बाल्मर सीरीज जो है, ठीक है, ये हमारे पास वैसे टॉपिक क्या है, ये विजिबल रीजन के अंदर होती है। और उसके बाद फिर जो है हम कहते हैं पास्टन सीरीज जो है इंफ्रारेड रीजन के अंदर जो है वो फॉल करती है। ब्रैकेट सीरीज भी आईआर के अंदर है, और परफरेंट सीरीज जो है ये भी आईआर यानी कि इंफ्रारेड रीजन के अंदर ही जो है वो फॉल करती है। ठीक हो गया। सो आपको कम से कम ये जो है जरूर अंदाजा होना चाहिए कि कौन सी सीरीज जो है किस रेंज के अंदर फॉल करेगी। द रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम, ये तो हमने कर लिया था। द स्पेक्ट्रल लाइन, ठीक है, ऑफ द लायमन सीरीज, ठीक है, यूवी इसमें मेंशन मैंने किया हुआ है, यूवी रीजन के अंदर आती है ये। आर प्रोड्यूस व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, अभी हमने देखा, अभी हमने डिस्क्राइब भी किया, ठीक है। इस तरीके से स्पेक्ट्रल लाइन, ठीक है, ऑफ बाल्मर सीरीज डेवलप व्हेन द इलेक्ट्रॉन लीक साइड फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू सेकंड वन, और लास्ट में हमारे पास जो है पासन के लिए थर्ड ऑर्बिटल आ जाता है। ठीक है। सो ये तो बड़े सिंपल से मैंने अभी आपको जो है इस वाले से मैंने आपको बता भी दिया, डिस्क्राइब भी कर दिया कि किस तरीके से ये सीरीज डेवलप होती हैं और क्यों डेवलप होती हैं। इस तरीके से ब्रैकेट सीरीज कब डेवलप होगी, जब हायर एनर्जी स्टेट से इलेक्ट्रॉन जो है वो फोर्थ में फॉल करेगा, फोर्थ ऑर्बिटल के अंदर जो है वो जंप करेगा। ठीक है जी। सो ये हमारे पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे से कुछ एमसीक्यूज थे। अब हम चलते हैं टूवर्ड्स नेक्स्ट, ठीक है, जो हमारे पास है कैलकुलेशंस ऑफ वेव नंबर ऑफ फोटोन ऑफ वेरियस स्पेक्ट्रल सीरीज, ठीक है, ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल यानी बोहर्स, ठीक है जी, हमारे पास, ठीक है, ये थ्योरी। इस हवाले से मैं आपको कुछ चीजें मार्क करवाऊंगा और फिर हम जो है आगे मूव करेंगे और हम फिर कुछ नेक्स्ट जो है नेक्स्ट चीज पे कोई बात करेंगे, कुछ नेक्स्ट जो है हम आगे जो है कुछ नए आइडियाज जो है आपके साथ कन्वे करेंगे। ठीक है। अब आपने क्या करना क्या है, आपने 135 पेज अपना जो है निकाल लेना है बुक का, ठीक है, जिसमें कि जो है आपको एक एक्सप्रेशन नजर आ रहा है जो कि हमारे पास एक्सप्रेशन है किस चीज का भी, वेव नंबर का एक्सप्रेशन है, और ये हमारे पास एक्सप्रेशन नंबर 25 है। इसको आप हाईलाइट करेंगे, एक्सप्रेशन नंबर 25 को हाईलाइट करना है। इसको आपने रटने की जरूरत नहीं है, इसमें जो आपके पास कांस्टेंट वैल्यूज है ना वो आपको याद होनी चाहिए, यानी कि जो ये हमारे पास me⁴/4/8 h क्यूब, ठीक है, c, इसका होल जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, ये आती है 1.09678 × 10⁻⁷ ठीक है। सो आपको इसको जो है हाईलाइट करना है, इसको आपको याद रखना होगा, ठीक है। और उसके बाद जो है जो नीचे हमारे पास है वो नया एक्सप्रेशन गिवन है जो कि वेव नंबर का है, उसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और वेव नंबर फिर कैलकुलेशन की हुई है नीचे आकर लायमन सीरीज के लिए, ठीक है, उसके बाद बाल्मर सीरीज के लिए की हुई है। सो आप इन तमाम के तमाम जो जितने भी हमारे पास जो है फर्स्ट और सेकेंड ऑर्बिटल या इवन के जो है हमारे पास थर्ड और से फर्स्ट में आया या इन्फिनिटी से फर्स्ट ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं तो लायमन सीरीज का जो है वेव नंबर क्या होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आप इन तमाम पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे, इन तमाम वैल्यूज को आप हाईलाइट करेंगे। इस तरीके से 136 पेज के ऊपर भी बाल्मर सीरीज के लिए भी हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो थर्ड से सेकंड में आता है या फोर्थ में से सेकंड में आता है या फिफ्थ से सेकंड में आता है या इवन इन्फिनिटी से सेकंड में आता है, तो कम से कम आपको वेव नंबर की वैल्यूज का याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या कुछ होती हैं। ठीक है जी। ये आपने नोट डाउन करना है। बाकी हमारे पास जो है वो डिफेक्ट्स, ठीक है, ऑफ एटॉमिक मॉडल है, ठीक है, बोहर एटॉमिक मॉडल, इसमें आप जो है इसको रीड आउट कीजिएगा, मैं थोड़ा सा इसको जो है एक्सप्लेन भी कर दूंगा और फिर हम आगे चलेंगे। सर पास्टन, ब्रैकेट और परफरेंट इंफ्रारेड में के लिए करते हैं एग्जैक्टली, बिल्कुल ये तीनों इसमें होती हैं सर। नाउ दिस मेथड इज बेस्ट। अच्छा नहीं, थैंक यू सर फारिया, शुक्र है आप लोगों को जो है समझ आती है तो इसलिए हम आगे चल पाएंगे। अच्छा, डिफेक्ट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल के अंदर आपने इसको जस्ट रीड आउट कर लेना है, ठीक है, कि एमसीक्यू मैंने रखा हुआ है इसके लिए, आपको उसमें क्लैरिटी मिल जाएगी। जो लास्ट इसका जो है पॉस्टुलेट है ना, सॉरी डिफेक्ट है फोर्थ वन, इसमें कि जो जी-मैन और स्टार्क इफेक्ट बताता है, तो जी-मैन और स्टार्क इफेक्ट के वजह से आपको पता होना चाहिए कि जी-मैन इफेक्ट कब होगा और स्टार्क इफेक्ट जो है वो कब होगा। अगर हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे, सो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड सर लिख दें, मैंने नोट कर रहे हैं नोटबुक पे। अच्छा देखो, इसमें जी-मैन और स्टार्क इफेक्ट की हम बात कर रहे हैं और जी-मैन और स्टार्क इफेक्ट जो है ये फोर्थ जो डिफेक्ट है, ठीक है, उसमें मेंशन उसने किया हुआ है, ठीक है। जी-मैन इफेक्ट कब जो है अप्लाई हम करते हैं और स्टार्क इफेक्ट कब आता है। ये जो जी-मैन इफेक्ट है ये तब आता है जब हम जो है मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हम जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं स्पेक्ट्रम के ऊपर फील्ड, ठीक है। सो हम जब स्पेक्ट्रम के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो लाइंस होती हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं, वो बेसिक तौर पे क्या हो जाती हैं, अभी वो सेपरेट हो जाती हैं। तो सेपरेशन ऑफ जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं इन मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम जी-मैन इफेक्ट कह रहे होते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारे पास जो है दूसरा हमारे पास है स्टार्क इफेक्ट, ठीक है। ये कब आएगा, ये हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे,
इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। ठीक है जी। सो मेन डिफरेंस हमारे पास क्या है, ये बेसिक तौर पे मैग्नेटिक फील्ड का है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जब स्पेक्ट्रल लाइंस जो है वो उसमें सेपरेशन होगी, सो हम कहते हैं ये हमारे पास क्या होगी, ये बेसिक तौर पे हमारे पास है स्टार इफेक्ट। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो बुक हमारे पास होनी चाहिए ना, बुक भी आपके पास साथ में जो है वो होनी चाहिए, आप उससे भी कंसल्ट कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट जिस पे हमने हाईलाइट करना है एट 137 पेज पे, जो सबसे ऊपर टॉप पे मेंशन किया हुआ है, वो बेसिक तौर पे हमारे पास है समरफील्ड का जो हमारे पास मॉडल है, समरफील्ड का एटॉमिक मॉडल। ठीक है। आप इसमें जो है कुछ पॉइंट हाईलाइट करेंगे। एक तो ये कि समरफील्ड ने ये एटॉमिक मॉडल सजेस्ट किया था, वो किस ईयर में किया था, 1915 में किया था, वो आप हाईलाइट करेंगे। और जो है दूसरा ये कि जो है उसने जो मॉडल पेश किया था उसमें ऑर्बिटल्स की शेप क्या थी, तो लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है वेयर इन द न्यूक्लियस लाइज इन एट वन ऑफ द फोसाई ऑफ द इक्लिप्स। ठीक है जी। एक इक्लिप्स फॉर्म के अंदर ये होता है, बेसवी शक्ल का, ये जो है हम कहते हैं कि इनके अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, इस फॉर्म के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है। और जो न्यूक्लियस है, ठीक है, वो कहीं यहाँ पर एक फोकस पे पाया जाता है, एक फोकस के ऊपर जो है मौजूद होता है। ठीक हो गया। सो ये चीज आपने जो है क्या करनी है, आपने इसको नोट डाउन कर लेना है। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द एमसीक्यू। ठीक है। ये जो हमारे पास इस वक्त एमसीक्यू नंबर 40 है, इससे रेलेवेंट हम आगे जो है बात करेंगे, इससे रेलेवेंट हमारे पास आगे डिस्कशन आ रही है, एक्सरे के बाद आ रही है। सो 40 एमसीक्यू को आपने याद रखना है, हम बाद में करेंगे, वहां पर आएगा। 41 की बात कर लेते हैं। सेपरेटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन व्हेन एटम्स आर सब्जेक्टेड टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी मैंने आपको बताया था कि ये स्टार्क इफेक्ट होता है, अभी मैंने आपके सामने जो है एक्सप्लेन किया था। सो स्टार्क इफेक्ट जो है वो कब होगा कि जब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाई करने से स्टार्क इफेक्ट काज होता है, यानी कि स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो फर्दर सेपरेट होना शुरू हो जाती हैं। अब मैं एक्सरे की बात करूंगा और एक्सरे को एक्सप्लेन करने के बाद फिर वापस एमसीक्यूज की तरफ आऊंगा, वहां पर कुछ हमारे पास एमसीक्यू हैं इससे रिलेटेड। ठीक है। अब इस पे आपने क्या करना है, एक्सरे जो है वो सवाल से आपने क्या पॉइंट अपने पास मेंशन करना है, क्या अपने लाइन जो है वो क्या करनी है, अंडरलाइन इनमें करना है, क्या पॉइंट आप जो है देखेंगे। सो इस पे जो है एक तो ये कि जो स्पेक्ट्रल जो हम एक्सरे प्रोड्यूस करते हैं उसमें जो हम जो है डिटेक्टर के तौर पे जो चीज यूज कर रहे होते हैं उसका आपको बताना चाहिए। ये बेसिक तौर पे 137 पेज के ऊपर है और इसमें जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें एक जो है आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया हुआ है। ठीक है। जो हमारे पास है K4FeCN6। ठीक है। आपको ये जो है बताना चाहिए। इस क्रिस्टल के ऊपर हम जो है एक्सरे फॉल करवाते हैं। K4 है, उसके बाद हमारे पास FeCN6। ठीक है। ये क्रिस्टल हमारे पास होता है जिसपे कि हम जो है एक्सरेज को फॉल करते हैं। ठीक है। ये हमारा डिटेक्टर होता है। ठीक है। उसको आपने हाईलाइट करना है और उसके बाद फिर इसी पैराग्राफ के नीचे एग्जैक्टली तौर पे हमारे पास पैराग्राफ आता है जिसमें मेंशन किया हुआ है असिमेट्रिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ एक्सरेज। ठीक है। वाज अंडरटेकन बाय द मोजले। ठीक है। और ये कंप्लीट उसने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है कि मोजले ने ये कब किया था, 1930 1914 में किया था। और इसकी रिसर्चेस की जो है हमारे पास के थ्रू जो इसने जो रेंज कवर की थी वो बेसिक तौर पे 0.04 टू 8 एंगस्ट्रॉन्ग ये वेवलेंथ हमारे पास रेंज है। ठीक है। जो इन्होंने जो है इस्तेमाल की थी एक्सरेज की। ठीक है। और इन्होंने जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिए थे एक्सरे जजमेंट के लिए वो अराउंड 38 जो है डिफरेंट एलिमेंट्स थे जो कि इन्होंने लिए थे फ्रॉम एल्यूमिनियम टू गोल्ड। ठीक है। तो ये चीज आपको जो है बिल्कुल एग्जैक्टली मॉइस बिल्कुल आपने ठीक कहा, इसका नाम बिल्कुल ठीक है। ठीक है। सो ये चीज आपने हाईलाइट कर लेनी है, इस पूरे पॉइंट को आप हाईलाइट कर लेंगे। यानी मोजले ने 1930 1914 के अंदर जो है क्या किया था, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे डिफरेंट 38 एलिमेंट्स को लेते हुए और उनकी जो रेंज थी वेवलेंथ रेंज वो बेसिक तौर पे हमारे पास 0.04 टू 8 एंगस्ट्रॉन्ग बनती है। ठीक है। ये वेवलेंथ रेंज है। ठीक है। और ये एल्यूमिनियम टू गोल्ड डिफरेंट हमारे पास 38 एलिमेंट्स थे जिन पे ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म किया था। ठीक हो गया। उसके बाद नीचे जो है मोजले लॉ जाता है, उसकी आपने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को जो है आपने उसको हाईलाइट करना है। ठीक है। जो हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है मोजले लॉ का, स्क्वायर रूट ऑफ V इज इक्वल टू A इंटू Z माइनस बी। ठीक है। ये हमारे पास बनता है, ये वैसे तौर पे इसमें जो ये है बेसिक तौर पे जिसको हम न्यू कहते हैं, ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है। और A और B दो कांस्टेंट्स हैं जिसमें से B को हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट कहते हैं, ये मेंशन भी उसने नीचे किया हुआ है। ठीक है। ये जो है हम नीचे देखेंगे कि हमारे पास होगा। ठीक है। और यहाँ पर इस एक्सप्रेशन के थ्रू हमारे पास जो रिलेशन है बिटवीन फ्रीक्वेंसी और जो एटॉमिक नंबर, ये Z बेसिक तौर पे एटॉमिक नंबर है, ये एक्सप्रेशन है। ठीक है। यानी कि फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Z स्क्वायर के। आपने ये चीज भी अपने साथ हाईलाइट कर लेनी, यानी मेंशन कर लेनी है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एटॉमिक नंबर के स्क्वायर के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये होती है। A और B दो स्क्रीनिंग कांस्टेंट्स हैं। ठीक है। A और B हमारे पास क्या है, दे आर द स्क्रीनिंग कांस्टेंट जिसको हम कह रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा,
ये चीज़ आपने कर ली है। उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ मोज़िला है। इनमें आप तीनों पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे कि इसके थ्रू जो है हमने क्या कुछ गेट किया था, क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो इसके थ्रू बेटर हुई थी, ये आप जो है हाईलाइट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है वेव पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर, जिसको हम ड्यूल नेचर ऑफ मैटर का नाम देते हैं। इसमें जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपनी कंट्रीब्यूशन जो है वो प्रोवाइड की थी, ये डी ब्रॉगली साइंटिस्ट हैं। अभी हम यहाँ पर देखेंगे भी, हमारे पास इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी मौजूद है। सो ड्यूल नेचर के मतलब जो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की थी, जिस साइंटिस्ट ने प्रोवाइड की थी, वो बेसिक तौर पे हमारे पास हैं लुइस डी ब्रॉगली, ठीक है, जिन्होंने 1924 के अंदर जो है ये ड्यूल नेचर ऑफ जो है ए बी चैप्टर 3 वाले तो नहीं, क्या मतलब समझ नहीं है भी आपकी, हमारा आपने क्या पूछा मुझे एग्जैक्टली नहीं समझ आई आपकी, ठीक है। मैं इस वक्त जो है 138 पेज पर हूँ और इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि द आइडिया वाज एक्सटेंडेड, यानी कि जो ड्यूल नेचर ऑफ जो है जो मैटर है वो फर्स्ट टाइम जो है लुइस डी ब्रॉगली ने एक्सप्लेन की थी, वो कि 1924 के अंदर की थी। और जो एक्सप्रेशन हम देखते हैं जो कि ब्रॉगली के अकॉर्डिंग हमारे पास एक्सप्रेशन आया था वेवलेंथ का, वो भी आपको पता होना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उसी से रिलेटेड हमारे पास एमसीक्यू हैं जो कि मैंने इस वक्त आपकी स्क्रीन पर भी डिस्प्ले किया हुआ है, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी, ठीक है। एच ओवर एम वी, इसको हम ये भी लिख सकते हैं एच ओवर पी भी हम कह सकते हैं। पी बेसिक तौर पे हमारे पास क्या होता है, ये बेसिक तौर पे हमारे पास जो है ये मोमेंटम को शो करता है, ठीक है, ये लीनियर मोमेंटम कहलाता है, ठीक हो गया। तो श्रोडिंगर का क्या पॉस्टुलेट है, थ्योरी थी, अभी हम सारी आगे चलेंगे तो श्रोडिंगर की बात हम आने वाली है, हम आगे जाके देखते हैं। सो लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी, यानी हम सिंपल यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारे पास वेवलेंथ है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास एज वेल एज वेलोसिटी, ठीक है। ये वेलोसिटी और मास के आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को आपने यूटिलाइज करना है और इसके थ्रू जो है आप किसी भी एक जो गिवन आपके पास मास का यानी जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो और उसकी जो वेलोसिटी गिवन हो तो आप उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। एच हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हम जानते हैं 6.34 × 6.625 × 10⁻³ जॉल सेकंड होती है। सो ये प्लैंक्स कांस्टेंट जो है वैल्यू है, ठीक है। 139 पेज के ऊपर आपको जो है एक लैम्डा कैलकुलेटेड फॉर्म में मिलेगा, दो मिलेंगे, ठीक है। तो इन दोनों का आपको पता होना चाहिए कि इसमें हमारा ऑब्जेक्ट मास क्या था, वेलोसिटी क्या थी और उससे हमने क्या वेवलेंथ जो है वो कैलकुलेट की है और किस तरीके से कैलकुलेट की, आपको ये जो है कम से कम इस बारे में अंदाजा जरूर होना चाहिए। अब मैं आऊंगा जो है टुवर्ड्स एमसीक्यू। मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन नंबर 40 जो है मैंने अभी तक आपके लिए एक्सप्लेन नहीं किया। The wavelength of light emitted by a certain source is 2 × 10⁻⁶ मीटर, ठीक है। The wave length of this light is, अब आपने देखना ये है कि इसमें आपने करना क्या है, वेव नंबर ऑफ द लिखा हुआ है यहाँ पर ना, देखो वेव नंबर ऑफ द लाइट इमिटेड बाय अ सर्टेन सोर्स इज 2 × 10⁻⁶ मीटर। द वेव लेंथ ऑफ दिस लाइट इज, अब आपने इसमें वेव लेंथ बतानी है। इसमें एक छोटी सी आपने करेक्शन ये करनी है कि जिसमें जो हमारे पास वेव नंबर है इसका यूनिट ठीक नहीं है, इसका यूनिट जो है पर मीटर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए वेव नंबर का जो यूनिट होता है वो पर मीटर होता है, पर मीटर होता है हमारे पास, ठीक है। और जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, ठीक है, इस चीज को सॉल्व करने के लिए जो हम एक्सप्रेशन यूटिलाइज करेंगे वो बेसिक तौर पे हमारे पास क्या है, मैं आपके लिए लिख देता हूं। इस एमसीक्यू को सॉल्व करने का जो हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो क्या होगा। ये बेसिक तौर पे हमारे पास होता है न्यू बार इक्वल होता है 1 ओवर लैम्डा के, ठीक है। न्यू बार इक्वल क्या होता है हमारे पास 1 ओवर लैम्डा के इक्वल होता है, ठीक है। और न्यू बार का जो क्या कहते हैं यूनिट होता है वो पर मीटर होता है, पर मीटर होता है। सो आपने इस स्टेटमेंट में आपको ठीक भी कर दूंगा कि पर मीटर होगा यहाँ पर, ठीक है। और आपने करना सिंपली ये है कि आपने जस्ट जो है कि आपने वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, वेव नंबर आपको प्रोवाइड किया हुआ है। सो ये जो भी आपको जो है वैल्यू प्रोवाइड की हुई है जो कि है 2 × 10⁻⁶ है, 2 × 10⁻⁶ है इक्वल्स टू 1 ओवर लैम्डा। इसको आप रेसिप्रोक कर दें। जब इसको आप रेसिप्रोक करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो बेसिक तौर पे आपके पास वेवलेंथ आ जाएगी, ठीक है। इसको रेसिप्रोक करेंगे ना, ठीक है, लैम्डा इक्वल्स टू 1 ओवर 2 × 10⁻⁶, ठीक है। इसको रेसिप्रोक करेंगे तो जो आपके पास रिजल्टेंट वैल्यू आएगी वो बेसिक तौर पे आपके पास क्या होगी, वही वैल्यू जो कि आप जो है इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं 500 नैनोमीटर जो है बन जाएगी, ठीक है। यानी आप इसको ऊपर ले जाएंगे 1 ओवर 2 × 10⁻⁻⁶, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने से आपके पास क्या होगा, इसको सॉल्व करने से मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, लैम्डा इक्वल्स टू हो जाएगा 1 ओवर 2 का क्या होता है 1, 2.0 और 5, तो ये हो जाएगा 0.5 × 10⁻, आई थिंक मैं यहाँ से मैं इसको बाहर जा रहा हूँ अपनी स्क्रीन के। सो लैम्डा इज इक्वल टू 0.5 × 10⁻⁻⁶ हो जाएगा। और जब आप जो है पॉइंट को शिफ्ट करोगे उस तरफ को तो लैम्डा इक्वल्स टू 500 × 10⁻⁹ सो लैम्डा इक्वल्स टू 500 नैनोमीटर। इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। विदाउट कैलकुलेटर भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं,
आपको मैंने दिखाया भी है किस तरीके से आपने इसको जो है वो सॉल्व करना है। ठीक हो गया। सो इस तरीके से ये होगा एमसीक्यू, ये भी रिलेटेड टू जो है हमारे पास अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था उससे रिलेटेड था। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है भाई, बिल्कुल देखो मैंने अभी आपके सामने सॉल्व किया है, जिस तरीके से सॉल्व किया है उसको आपने देखना है, इसको आपने नोट डाउन भी कर लेना है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ड्यूल नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ मैटर पार्टिकल इन मोशन वाज पोस्टुलेटेड बाय, अभी डी ब्रॉगली ने भी देखा था। अच्छा, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद द वेलोसिटी, ठीक है, ऑफ 2.188 इन 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड, देन इट्स वेवलेंथ विल बी। मैं आपसे कहा था कि जो 139 पेज के ऊपर दो वेवलेंथ मेंशन की हुई हैं, आप इनको हाईलाइट करेंगे। सो देखो अभी मैंने जो एमसीक्यू आपसे पूछा है वो उसी जो है वेवलेंथ की बात मैं कर रहा हूं, जो कि मैंने आपको हाईलाइट करवाई थी, जो कि आपके पास इस 139 पेज पर है। सो इट विल बी 0.33 नैनोमीटर। ठीक है, ये एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैंने बुक से ली हुई है। सो आप बुक की इन्फॉर्मेशन को जरा रीड आउट करेंगे तो आपको ये है इस बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, इस बारे में आपको अंदाजा हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इफ अ सोर्स ऑफ स्टोर ऑफ, ठीक है जी, 1 ग्राम इज मूविंग विद वैल्यू ऑफ वेवलेंथ गिवन होगी एग्जैक्टली, बिल्कुल आपको मैंने बताया ना, वेव नंबर आपको प्रोवाइड था, वेवलेंथ आपने कैलकुलेट कर ली इस तरीके से, जस्ट रेसिप्रोक करते हुए ना वेव नंबर को वैल्यू आपने है निकाल ली वेवलेंथ की। ठीक है। अच्छा, इफ अ सोर्स ऑफ 1 ग्राम, ठीक है, इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 into मीटर पर सेकंड, देन इट्स वेवलेंथ विल बी। आप बताएंगे कि इनमें से क्या इसकी जो है वेवलेंथ हमारे पास जो है पॉसिबल बन सकती है। इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, फार्मूला जो आपने यूटिलाइज करना है मैं आपको इक्वल होता है h ओवर mv। ठीक है, h की वैल्यू को पता है कि होती है 6.25 इंटू 10⁻34 माइनस 34 जॉल सेकेंड डिवाइडेड बाय m। हमारे पास कितना है, 1 ग्राम दे रहा है और आपके पास जो वेलोसिटी है इट इज 10 मीटर पर सेकेंड। मैं जस्ट वैल्यूज पुट कर रहा हूं, बाकी देख लेंगे हम बाद में। ठीक है, इसको आपने सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6.25 ओवर 10 इंटू 10⁻34 और इसको आप जो है अगर डिवाइड कर लेते हैं तो इससे आप जो रिजल्ट गेट करेंगे, इससे जो आप रिजल्ट गेट करेंगे वो होगा 0.625 इंटू 10⁻34। ठीक है भाई। और अगर आप इसको जो है किस फॉर्म में लिखते हैं, 6.25 इंटू 10⁻35 हो जाएगा। अगर आप पॉइंट को इधर शिफ्ट करते हैं तो यही आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है यही बन रहा है। सो विदाउट कैलकुलेटर आप जो है सिंपल से ये एमसीक्यूज हैं जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं विदाउट कैलकुलेटर भी। आप जस्ट अपना थोड़ा सा दिमाग लड़ाते हुए, कुछ अपनी टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए विदाउट कैलकुलेटर आप बहुत आसानी से और विद इन मिनट्स जो है आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, जो मैंने आपके सामने सॉल्व भी किया है। ठीक है जी। उसके बाद हम आगे चलेंगे और अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सपेरिमेंट वेरिफिकेशन ऑफ ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, ये 139 पेज पर लास्ट हमारे पास जो है एक पॉइंट है जो मैंने आपको बताऊंगा। इसमें दो साइंटिस्ट हैं हमारे पास, जर्मर, ठीक है, और डेविसन। ठीक है, ये हमारे पास दो साइंटिस्ट हैं जिनकी हम इस वक्त बात कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें ईयर मेंशन किया हुआ है 1927, इसको आप मार्क कर लेंगे। 1927 मार्क करेंगे। दो साइंटिस्ट का नेम जो है मेंशन किया वो आप मार्क करेंगे और लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, ठीक है, कि जो लाइट के यूज कर रहे थे उनको इन्होंने फॉल कहां करवाया था, निकल क्रिस्टल के ऊपर। सो आप इसको हाईलाइट करेंगे। इन 3 पॉइंट्स को आपने यहां पर हाईलाइट करना है। सर मैस केजी में लें। देखो आपने जॉल सेकंड की बात की है तो इसका जो कंप्लीट यूनिट होता है वो उसमें केजी आता है, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं केजी के अंदर। लेकिन आप जस्ट वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप जस्ट इसको देखें विदाउट यूजिंग दिस होल सिनेरियो, आप जस्ट वैल्यूज को पुट करके निकाल सकते हैं। सर मैस केजी में लेंगे, एग्जैक्टली मैस केजी में ही लेना चाहिए हमें। और जब आप मैस केजी में लेंगे तो थोड़ा बहुत जो है सिनेरियो होगा, थोड़ी बहुत वैल्यू जो है उसमें चेंजिंग आएगी, लेकिन ओवरऑल जो हमारे पास रिजल्ट है वो वही रहेगा जो भी इस वक्त हमने कैलकुलेट किया है। ठीक हो गया। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बताया था कि एक्सपेरिमेंट जो 139 पेज के ऊपर है, इसमें आप देखेंगे कि 1927 के अंदर, और साइंटिस्ट नेम आप हाईलाइट करेंगे और लिखा हुआ है कि जो लाइट है वो फॉल करते हैं निकल क्रिस्टल के ऊपर। सो ये 3 पॉइंट्स आपने हाईलाइट करने, इसमें और कोई चीज़ ऐसी मुश्किल नहीं है जो आपको मैं बताऊँ या जो इंपॉर्टेंट हो। बाकी 140 पेज के ऊपर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, और इस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में जो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसमें हम लिखते हैं डेल्टा एक्स इंटू, ये हमारे पास जो है हमारे पास क्या होगा, डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज इक्वल टू, यानी इक्वल टू नहीं है, वैसे तौर पे ग्रेटर देन एन इक्वल टू का साइन है, ये है h ओवर 2 पाई। ठीक है, ये बेसिक तौर पे हमारे पास अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है जिसमें हम कहते हैं कि वेरिएशन इन ये पोजीशन है और ये वेरिएशन इन मोमेंटम है। ठीक है, जो कि इसके जो है इक्वल या ग्रेटर देन होती है। ठीक हो गया। सो इस जो है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का सिर्फ आपको ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ही जो है बस पता होना चाहिए, इसको ही आप हाईलाइट करेंगे
और यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन भी है, द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वाज स्टेटेड बाय हेजनबर्ग। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हेजनबर्ग ने ही जो है एक्सप्लेन किया था। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं और कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल के बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ करूंगा, फिर हमारे पास जो है एमसीक्यूज हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, जल्दी जल्दी इसको हमने रैप अप करना है, फिर इसका हम टेस्ट भी लेंगे। ठीक है। 141 पेज के ऊपर ऑर्बिटल है क्या? वैसे तौर पे हम कहते हैं कि ऑर्बिटल हमारे पास एक ऐसा एरिया अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, एक न्यूक्लियस अराउंड द न्यूक्लियस हमारे पास एक वो जगह कि जहां हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होगा, जहां पर हम जो है सॉरी 2 पाई नहीं भाई 4 पाई एग्जैक्टली, बिल्कुल 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 4 पाई। अब ठीक है भाई, अब आई थिंक जो है ठीक होगा, आई थिंक अब बिल्कुल बिल्कुल ठीक है भाई, ये सही है। अच्छा देखो बुक में मेंशन किया हुआ, आपने जस्ट उसको हाईलाइट करना होता है। अच्छा मैं आपको बता रहा था कि हम क्या कहते हैं जब भी हम कहते हैं किसी एक जो है एटम की बात करते हैं, सो जो इसमें न्यूक्लियस होता है, ठीक है, बिल्कुल 4 पाई है। जो न्यूक्लियस है इसके इर्द गिर्द वो जगह, वो पाथ के जहां इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, जहां पर हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जो है 95% होती है, इसको हम ऑर्बिटल का नाम दे रहे होते हैं। सो एक तो आपने ऑर्बिटल की डेफिनेशन जो है, ठीक है, उसको आपने हाईलाइट करना है। ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी आर कॉल्ड, अभी बताऊंगा, अभी आने वाला है फाद, हमारे एमसीक्यू भी इसमें आएगा, बेफिक्र हैं, इसको डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं, अभी हम बात करेंगे फाद उस हवाले से। ठीक है। एक तो ये कि हमारे पास जो है क्या कहते हैं ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है, जहां 95% प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग की, इसको हम कहते हैं हमारे पास ऑर्बिटल है। दूसरा हमारे पास एक और भी मेंशन किया है, द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन एट द डिस्टेंस ऑफ 0.053 नैनोमीटर। अभी हमने बात भी की थी कि फर्स्ट ऑर्बिटल का जो रेडियस है, ठीक है, वो 0.05 जो है 53, ठीक है, ये बेसिक तौर पे नैनोमीटर के अंदर होता है, जिसको हम 0.529, ठीक है, हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होगा जो है वो एंगस्ट्रॉन्ग भी होता है। ठीक है जी। सो ये चीज आपने हाईलाइट कर लेनी है। ठीक है। एक तो 0.053 नैनोमीटर वाली पॉइंट, ठीक है, और दूसरा उसकी जो है जो डेफिनेशन है उसको आप जो है वो हाईलाइट करेंगे। इससे रिलेटेड जल्दी से एमसीक्यू देख लेते हैं, उसके बाद हम जाएंगे टुवर्ड्स द डिफरेंट जो हमारे पास क्या कहते हैं जो क्वांटम नंबर्स हैं, उस बारे से हम बात करेंगे। सो हमारे पास 46 हमारे पास जो है एमसीक्यू है, इसकी हम बात कर रहे हैं। द वॉल्यूम ऑफ और स्पेस, ठीक है, इन विच देयर इज 95% चांसेस ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, इसको हम बेसिक तौर पे क्या कहते हैं, इसको हम एटॉमिक ऑर्बिटल का नाम दे रहे होते हैं। डीजेनरेट ऑर्बिटल सर ने बताया, मैं बता दूंगा फात, अभी हमारा एमसीक्यू ही आएगा, अभी बता देते हैं, कोई मसला नहीं है। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल क्या है आंसर बता दूंगा मैं आपको। ठीक है। अच्छा द वॉल्यूम स्पेस इन विच इज 95% चांसेस ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, इसको हम ऑर्बिटल कहते हैं। मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास डेफिनेशन भी बनती है। और नोडल प्लेन बेसिक तौर पे, यानी कि दो ऑर्बिटल्स के दरमियान जो गैप आता है, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं होते, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जो है वो 0% होती है। सो ये हमारे पास है कि नोडल प्लेन बेसिक तौर पे क्या है, वो एरिया जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो 0 होती है। ठीक है जी। अब मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा क्वांटम नंबर्स थोड़े से, और फिर हम चलेंगे टूवर्ड्स इट्स एक्सरसाइज, उसे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। बेसिक तौर पे अगर हम बात करते हैं क्वांटम नंबर की, सो क्वांटम नंबर है क्या, ये 4 बेसिक तौर पे क्वांटम नंबर हैं जो कि हमें डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है, इलेक्ट्रॉन किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे, यानी किसी जो है स्पेसिफिक टाइम पर कहां पर लोकेट होगा, कहां पर मौजूद होगा। ठीक है। और बेसिक तौर पे हमने जो क्वांटम नंबर हैं, ठीक है, इनको डिराइव किया है, इनको हमने हासिल किया है बाय यूजिंग द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के थ्रू हमने हेजनबर्ग यानी जितने भी हमारे क्वांटम नंबर हैं इनको डिराइव किया है। मैं बताऊं 4 टोटल क्वांटम नंबर हैं, प्रिंसिपल, एजीमुथल और मैग्नेटिक। इन तीनों को हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से जो है फाइंड आउट किया है, और स्पिन क्वांटम नंबर को हमने एजीमुथल जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है उससे हमने हासिल नहीं किया। सो आपको बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट करके हाईलाइट करके आपने इसको मेंशन करना है अपने पास कि स्पिन क्वांटम नंबर को हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से नहीं निकालते। इसको हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से सॉल्व नहीं किया हुआ, इसको हमने वहां से फाइंड आउट नहीं किया हुआ, ये जो है हमारे पास सेपरेट है। ठीक है। यानी 4 क्वांटम नंबर हैं, 3 को हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से निकाला है, चौथे को हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से नहीं निकाला, ये हमारे पास सेपरेट ही है। ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद हम बात करते हैं क्वांटम नंबर की। सो फर्स्ट हमारे पास है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम स्मॉल एन से शो करते हैं। स्मॉल एन से शो करने वाला जो हमारे पास क्वांटम नंबर होगा इसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है, ठीक है, ये किस चीज को शो करता है, ये बेसिक तौर पे हमें शो करता है किस चीज को, ये मेन शेल को, यानी कि LMN इन शेल्स को शो करता है। यानी हम समहाउ कह सकते हैं
कि ये बिगर एनर्जी लेवल्स को शो करेगा, ये एनर्जी लेवल्स को शो करता है जो कि बिगर एनर्जी लेवल्स या मेन एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है, मेन शेल्स हैं, इनको शो करता है। और एन की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 1 2 3 4 ये प्लस ऑन ये लिखी 142 पेज के ऊपर, इसको आप हाईलाइट कर लेंगे, ठीक है। सो ये हमारे पास आ जाएगी, ठीक हो गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास है एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसमें कि आपने कुछ चीजें देखी। अच्छा एक चीज आपको जरूर बता दूं मैं, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग है वो उसके लिए जो फार्मूला हम यूटिलाइज करते हैं वो 2n⁻², है, ठीक है। इस फार्मूला से आप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं इनसाइड द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि जो हमारे पास मेन शेल या ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स को आप इस फार्मूला के थ्रू जो है इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं उसके अंदर, ठीक है। क्या एजीमुथल क्वांटम नंबर की बात करें तो एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है इसको हम स्मॉल एल से शो करते हैं, स्मॉल एल से जो है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एजीमुथल क्वांटम नंबर को, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये बेसिक तौर पे रिफ्लेक्ट करता है कि इस चीज को, ये जो हमारे सबशेल्स हैं यानी जो मेन शेल्स के अंदर फर्दर जो डिवीजन है इसको शो करता है, जिसको हम SPDF का नाम दे रहे होते हैं, ठीक है। सो एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू यानी एल की वैल्यू जो है हमें प्रोवाइड करेगी इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेटेड टू SPDF यानी कि सबशेल्स के हवाले से इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करेगी, ठीक हो गया। इसके अंदर यानी कि जो हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर है इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करते हैं, इसमें हम जो इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रहे होते हैं इसके लिए जो हमारे पास फार्मूला है बेसिक तौर पे, ठीक है, ये हमारे पास है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो फार्मूला हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है 2l × l+1, ठीक है। इस फार्मूला को आप यूटिलाइज करते हुए आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हैं इन एनी सबशेल, ठीक है। और आप जानते हैं कि S में हमारे पास कितने होते हैं, S में हमारे पास 2 होते हैं, P में हमारे पास 6 होंगे, D में हमारे पास 10 होंगे और F में हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो होंगे, ठीक है। सो ये हमारे पास एक डिवीजन है इलेक्ट्रॉन्स की इनसाइड द सबशेल, जो मैंने आपको बताया कि इतने इतने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हम फॉल करते हैं इनसाइड द सबशेल्स, ठीक हो गया। सो ये चीज मैंने आपको क्लैरिफाई कर दी और इस बारे में आपको जो है पता होना चाहिए। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि L जो है यानी इसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं n-1 के साथ। n-1 का मतलब क्या होता है, ये n बेसिक तौर पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की अगर 1 वैल्यू है सो 1-1 विल गिव अस L = 0, ये फर्स्ट वैल्यू आ गई। और L = अगर आप n = 2 पुट करते हैं तो 2-1 विल गिव अस 1, ठीक है। सो आप L की वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करेंगे, L की वैल्यू को आप जो है वो कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग द फार्मूला व्हिच इज n-1, ठीक है। n-1 के थ्रू जो है आप L की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर एग्जैक्टली एक मिसिंग चीज जो कि 2 आना था, बिल्कुल फहद हसनैन ने बिल्कुल ठीक फरमाया, मतलब बिल्कुल ठीक जो है वो दिया है मुझे हिंट, ये बेसिक तौर पे हमारे पास ये है और यहाँ पर L नहीं आना, बिल्कुल एग्जैक्टली। वो कहते हैं ना कि जल्दी जल्दी में चलते हुए बहुत से आप मिस्टेक कर जाते हैं। सो समहाउ थोड़ा बहुत जो है एक मिस्टेक थी जो मैंने कवर की है। आप लोगों को हसनैन का हम शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने हमें हिंट भी प्रोवाइड किया। सो 2 × 2l+1 ये बेसिक तौर पे हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने का फार्मूला है, जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करते हैं इनसाइड द सबशेल्स, ठीक है जी। और L की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, n-1, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड बता दें काइंडली, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मतलब क्या होता है, जैसे ये हमारे पास लेट्स सपोज न्यूक्लियस है, सो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर फॉल करते हैं और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। सो इलेक्ट्रॉन जहाँ रिवॉल्व करते हैं यहाँ पर हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डेवलप होता है। हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस मैक्सिमम होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होती है, इसे हम इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का नाम दे रहे होते हैं, ठीक है जी। सो ये वैसे तौर पे हमारे पास था एजीमुथल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट हमारे पास है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की अगर हम बात करते हैं तो ये वैसे तौर पे हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है, ठीक है, ये शो करती है किस चीज को। देखो फर्स्ट हमने कहा था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है जिसको हम स्मॉल n से शो करते हैं ये शो करता है मेन शेल्स को। एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको हम स्मॉल l से शो करते हैं ये जो है सबशेल्स को शो करता है। अच्छा, उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है ये किस चीज को शो करता है, ये बेसिक तौर पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें 2 इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक तो जो सबशेल्स हैं उनकी ओरिएंटेशन जो है, ओरिएंटेशन मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट, ठीक है। अरेंजमेंट के बारे में बताएगा कि कोई एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, जी एक्सिस के अलॉन्ग है, सबशेल जो है वो किस किस एक्सिस के अलॉन्ग है, ठीक है, ये बताएगा। दूसरा जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो क्या शो करता है, दूसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो शो करता है वैसे तौर पे किस चीज को, जो हमारे पास डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। जैसे भी मैं एक्सप्लेन भी करूंगा इस बात को, रिपीट कर लेते हैं
अच्छा, यहाँ पर आप ही कह रहे हैं कि सर प्लीज क्वांटम नंबर रिपीट कर दें, तो वही बता रहा हूँ मैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात कर रहे हैं आप, ठीक है। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारे पास इसको स्मॉल n से शो करते हैं, और ये मेन शेल्स की LMN को शो करता है, और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है 2n⁻², ठीक है जी। और l की वैल्यू रिपीट कर दें। सो l की वैल्यू हमारे पास कहाँ से आती है, स्मॉल l की वैल्यू आती है n-1 के थ्रू, l-1 के थ्रू, और इसकी वैल्यू होती है 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ठीक है, ये होती है। अब मैं आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जहां तक बात है, स्मॉल m से शो करते हैं, और इसकी वैल्यू बेसिक तौर पे हमारे पास क्या होती है, m = 0 +-1 +-2, ठीक है, एंड अप टू सो ऑन ही चलती है, ठीक है। अगर हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करें तो मैंने आपसे कहा कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें दो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। एक तो बताएगा डायरेक्शन, ठीक है, या आप कह सकते हैं ओरिएंटेशन, हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, ओरिएंटेशन ऑफ सबशेल्स, यानी सबशेल्स जो हैं, ठीक है, उनकी ओरिएंटेशन क्या है, किस तरीके से वो स्पेस में लगे होते हैं, जुड़े होते हैं, अरेंज होते हैं, ठीक है। जो दूसरी इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड करता है, वो प्रोवाइड करता है डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के बारे में, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के बारे में, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, देखो हम ये बात जानते हैं कि अगर हमारे पास जो है S है, सो इसमें फर्दर डिवीजन नहीं होती, लेकिन P जो है इसमें फर्दर डिवीजन होती है। PX होता है, एक PY होता है, और एक PZ होता है। सो ये तीनों की तीनों जो है इनको हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं, ठीक है। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का इनको हम नाम देते हैं PX, PY, PZ, ठीक है, इनको कहते हैं हम, ये बेसिक टॉपिक है हमारे पास, दे आर कॉल्ड एज डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, PX, PY, PZ, यानी कि हम कहते हैं कि जो हमारा P सबशेल है X एक्सिस के लॉन्ग भी होगा, Y एक्सिस के लॉन्ग भी होगा, Z एक्सिस के लॉन्ग भी होगा। सो इसकी जो फर्दर डिवीजन हुई है P सबशेल की, इसको हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। इस तरीके से हमारे पास D है, इसको हम लिखते हैं DXY, DYZ, DXZ, DX2Y2 और DZ2, ठीक है। सो ये हमारे पास 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। इस तरीके से F में हमारे पास 7 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। आप इसको जो है वो देख लीजिएगा, ठीक है, यानी इसको आपने जो है लिख लेना अपने पास, ठीक है। सो आप जो है क्या करेंगे भाई, अब आपने करना सिंपली ये है, इसमें आपने क्या चीज़ हाईलाइट करनी है। एक तो आपको कम से कम ये पता होना चाहिए, ठीक है, ये आपके पास मेंशन होना चाहिए, ठीक है। दूसरा आपने जो चीज़ हाईलाइट करनी है वो बेसिक तौर पे हमारे पास क्या होगी, ये जो है हमारे पास आएगी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बाद से। चलो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। किसी एक जो हमारे पास आप सिंपल कह लें कि जो भी हमारे पास एक जो है सबशेल है, ठीक है, उसमें कितने जो है डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होंगे, उसको कैलकुलेट करने का हम लिख पा रहा हूं मैं आपको। नंबर ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के बारे में बता रहा हूं, नंबर ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो फार्मूला आप यूज करेंगे 2l+1, ठीक है। इस फार्मूला के थ्रू आप किसी भी जो है मेन सबशेल है उसमें डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल S की बात करते हैं तो S के लिए हमारे पास स्मॉल l की वैल्यू 0 होती है, तो 0 × 2 विल बिकम 0, सो जस्ट 1 आएगा। सो S के अंदर कोई जो है डीजेनरेसी नहीं होती। अगर आप P की बात करते हो तो उसमें l की वैल्यू 1 होती है, सो अगर आप 1 पुट करते हो तो 2 × 1 विल बिकम्स 1, सो ये हमारे पास 2 × 1 विल बिकम्स 2, सो 2 + 1 विल गिव अस 3, सो इट मींस के P में 3 होते हैं। इस तरीके से अगर आप D की बात करते हो तो D के लिए हमारे पास l की वैल्यू होगी 2, सो 2 × 4 2 विल बिकम्स 4, 4 + 1 विल गिव अस 5, ठीक है। सो इस फार्मूला के थ्रू आप किसी भी सबशेल के अंदर कितनी डीजेनरेसी है, सो हम कितने फर्दर कैटेगरीज में, एनर्जी लेवल्स में डिवाइड कर सकते हैं, वो आप तमाम इंफॉर्मेशन इस फार्मूला के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। सो इससे आप कैलकुलेट करेंगे, ये चीज आपने पास अपने जो है वो नोट डाउन कर लेनी है, ठीक है। और फिर हम आएंगे टुवर्ड्स 144 पेज पे, जो कि स्पिन क्वांटम नंबर को शो करता है, और इसमें हमारे पास है एक ईयर 1925 गोल्डस्मिथ, ठीक है, और एलन बिच, ठीक है, मेंशन किया हुआ है, ठीक है। ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने स्पिन क्वांटम नंबर सजेस्ट किया था, और उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्बिटल में रिवॉल्व नहीं करता, बल्कि ऑर्बिटल में रहते हुए स्पिन मोशन यानी अपने एक्सिस के अलोंग भी जो है मोशन करता है। इसे हम कहते हैं ऑर्बिटल एंड स्पिन मोशन, ठीक है। ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी आर कॉल्ड एज डीजेनरेट ऑर्बिटल। एग्जैक्टली आफाक, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो तमाम एनर्जी लेवल्स यानी जो हमारे पास, देखो मैं आपको बता दूं, अगर हम बात करते हैं किस चीज की भाई, अगर हम Px, Py, Pz की ही बात कर लेते हैं, दे आर कॉल्ड एज डीजेनरेट ऑर्बिटल्स एंड दे ऑलवेज हैव, ठीक है, सेम एनर्जी अनलेस इफ इट कैरीज, ठीक है। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, सो
इनमें एनर्जी डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। अगर तमाम के पास इलेक्ट्रॉन इक्वल हैं तो एनर्जी डिफरेंस नहीं रहेगा, ठीक है। सो ये डिपेंड करता है हमारे पास, ठीक है। L इज इक्वल टू 0 तो M इज इक्वल टू 0 नहीं होता। देखो वो तो हमारे पास M की वैल्यू है, मैं इस पर जो आपको बता रहा हूँ नंबर ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स की बात कर रहा हूँ कि किसी एक स्पेसिफिक जो है सबशेल के अंदर कितने फर्दर डिवीजन हो सकती है, उस हवाले से मैंने आपको जो है एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अच्छा, अब हम 144 पेज पर आ चुके हैं और इसमें मैंने आपको बताया कि एक तो ईयर आपने जो है हाईलाइट करना है, दूसरा जो साइंटिस्ट नेम है वो आपने जो है हाईलाइट कर लेने हैं, और उसके बाद जो है इसी पैराग्राफ की लास्ट लाइन है, द स्पिन मोशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डुप्लेट लाइन स्ट्रक्चर इन, ठीक है, स्पेक्ट्रम। ये लास्ट लाइन आपने हाईलाइट करनी है इन स्पिन क्वांटम नंबर। एक तो ये कि ईयर और उसके बाद साइंटिस्ट नेम दो मेंशन किए हैं वो हाईलाइट करेंगे, और इसी ग्राफ के लास्ट में मेंशन किया हुआ है कि जो हमारे पास जो है द स्पिन मोशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डुप्लेट लाइन, ठीक है, डुप्लेट लाइन इन द स्पेक्ट्रम, इसको आप हाईलाइट करेंगे। सो ये चीजें आपने हाईलाइट कर ली हैं। अब हम जाएंगे टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, और मैं आपको जो है कुछ MCQ डिस्प्ले करता हूं वो आप देखेंगे, ठीक है जी। हमने जो है लास्ट जो देखा था वो बेसिक तौर पे हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 47 बल्कि 48। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर डिस्क्राइब द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि हम मेन शेल के मतलब इसी से इंफॉर्मेशन गेट करते हैं। सो ये एक्जैक्टली इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को भी शो करेगा। सो इसका जो है ए ऑप्शन हमारे पास ठीक होगा। इस तरीके से क्वांटम नंबर विच has the symbol and ये principal quantum number अभी हमने डिस्क्राइब भी किया था। which of the following quantum number describe the shape of electron, तो मैंने अभी आपको बताया था कि shape of electron के मुतालिक जो है azimuthal बताएगा। मैंने शायद आई थिंक ये क्लैरिफाई नहीं किया था, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। सो shape of electron के मुतालिक इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी किससे भी, shape of electron के मुतालिक इंफॉर्मेशन आपको azimuthal से मिलेगी। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है ये आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा किस हवाले से, ये आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा ओरिएंटेशन के हवाले से। तो ये हमारे पास आ जाएगा azimuthal quantum number। क्वांटम नंबर which derived from which is not derived from Schrödinger wave equation, तो मैंने आपको बताया था कि स्पिन क्वांटम नंबर है जो कि हम कहते हैं डिराइव नहीं हुआ। अजान मैं आपका आंसर करता हूं, थोड़ा सा वेट कर लें, ठीक है। द डीजेनरेट ऑर्बिटल्स इन p सबशेल इज 3। अभी मैंने आपको बताया कि इस फार्मूला से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये जो फार्मूला है इसके थ्रू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर नेक्स्ट हमारे पास है स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्रिएट्स मैग्नेटिक, हमारे पास होता है मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है। जब भी कोई एक जो है चार्ज स्पीशी रिवॉल्व करती है, मूव करती है, तो हम कहते हैं कि उसके थ्रू क्या होता है कि उसके थ्रू जो है उसका एक अपना मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है। तो उसी की बात हो रही है कि मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। और अजान कहें डुप्लेट का मतलब क्या होता है, देखो इलेक्ट्रॉन जो है वो ना सिर्फ इस ऑर्बिटल में रिवॉल्व करता है बल्कि अपने एक्सिस के लॉन्ग भी मूव कर रहा होता है। तो जब हम इसका स्पेक्ट्रम हाई रेजोल्यूशन जो है स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू देखते हैं तो हमें हर एक लाइन फर्दर 2 लाइंस के अंदर डिवाइड होती नजर आती है। तो ये जो 2 लाइंस हैं इनको हम डुप्लेट कह रहे हैं, ये 2 लाइंस हैं इनको हम डुप्लेट कहते हैं, और इसी की वो बात कर रहा था आपसे, ठीक है जी। ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी आर कॉल्ड एज डीजेनरेट ऑर्बिटल। मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारे पास px py pz इनको डीजेनरेट ऑर्बिटल कहते हैं और उनकी एनर्जी सेम होती है, ठीक है। और विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डम्बल शेप, अभी जो है हम शेप देख भी रहे थे। सो ये p ऑर्बिटल होता है जिसकी शेप हमारे पास क्या होती है, डम्बल लाइक होती है, ठीक है जी। सो जल्दी से जो है अब इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। हमारे पास नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो रूल्स हमारे पास हैं, पाली एक्सक्लूजन है, हुंड्स रूल है और FU प्रिंसिपल है, इसको आप रीड आउट कर लीजिएगा। ये जस्ट डेफिनेशंस हैं, इनको आप देख लीजिएगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज सॉल्यूशन ऑफ ज़ीमैन इफेक्ट। देखो हाँ, समहाउ उसकी रीजन ज़ीमैन इफेक्ट थी, लेकिन सॉल्यूशन है ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का ये हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है। अच्छा, इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमारे पास 3 मेजर पॉइंट हैं। FO प्रिंसिपल है, हुंड्स रूल है और पॉली एक्सक्लूजन है, ठीक है। ये आप खुद से इसको रीड आउट कीजिएगा, ये जो है इसको आपने जस्ट जो है थोड़ा सा देख लेना है, ठीक है, आपको रिकॉल हो जाएगा। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स ऑफ F7 होते हैं, ठीक है सर। ECAT में इसी से टाइप MCQ होंगे, एग्जैक्टली इसी तरह के ही MCQ आएंगे, बिल्कुल इसी तरह के रेलेवेंट MCQs आएंगे, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं किस चीज की, भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, डीजेनरेट का फार्मूला बिल्कुल 2l माइनस नहीं +1 है भाई, ये +1 है, 2l + 1 है, 2l + 1। अगर मैं l की जगह पर 1 पुट करता हूं फॉर p, सो 2 × 1 विल गिव अस क्या 3। तो 3 ही डीजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं ना, p के अंदर माइनस नहीं होगा, प्लस होगा वो, ठीक है। आज डबल क्लास होगी, अभी बता देता हूं मैं आपको, ठीक है। अच्छा, हम आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो रूल हम फॉलो करते हैं वो L रूल है। N + L रूल हम फॉलो कर रहे होते हैं, N + L रूल, ठीक है। हम कहते हैं कि
पहले वो सब शेल फिल होगा जिसकी n+l वैल्यू क्या है हमारे पास, छोटी है, ठीक है। और अगर लेट सपोज दो हमारे पास जो है ऐसे सब शेल्स आ चुके हैं जिनकी n+l वैल्यू सेम है, ठीक है, तो उसमें हम कहते हैं कि फिर हम इस तरह के सब शेल को पहले फिल करेंगे जिसकी n वैल्यू छोटी होगी, ठीक है जी। हम ये बात कह रहे हैं कर देंगे सारे एमसीक्यूज डिस्प्ले कर देंगे, सिर्फ आप पहले फोकस करें, जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर जरा फोकस कर लें, फिर बाद में हम जो है देख लेंगे इन तमाम बातों को। n+l रूल को फॉलो करते हैं किसी भी सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए। अगर दो सबशेल की n+l वैल्यू सेम हो तो हम कहते हैं उसमें पहले वो फिल होगा जिसकी n वैल्यू छोटी होती है। सो इस पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए आपने क्या करना है, इस पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करनी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग आप करेंगे, ठीक है जी। अब मैं आ जाता हूं एमसीक्यू की तरफ। विच ऑफ अच्छा जी, क्वांटम नंबर वैल्यू ऑफ फॉर 2p ऑर्बिटल इज। अब देखो यहां पर अगर हम बात करते हैं 2p की, अगर हम 2p की बात करते हैं सो जो है ये जो 2 है ये बेसिक तौर पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, n की वैल्यू है, और p के लिए हमारे पास l की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तो हमारे पास अगर लेट सपोज 3s हो तो आपसे पूछा जाए कि क्वांटम नंबर वैल्यू क्या होगी, तो आप लिखेंगे यहाँ पर कि n = 3 है और l = 0 है, ठीक है जी। सो यहाँ पर एमसीक्यू में यही चीज मैं आपसे पूछी जा रही है कि क्या हमारे पास बेस्ट ऑप्शन इसका बनेगा। सो 2p के लिए हमारे पास n की वैल्यू जो है, एग्जाम्पल दे देता हूँ, एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर भी मौजूद है, इस पर आप वहां भी देख सकते हैं, ठीक है। सो n की वैल्यू हमारे पास 2p के लिए जो है वो 2 होगी और l के लिए 1 होगी। व्हेन द 6d ऑर्बिटल इज कंप्लीट देन द एंटरिंग इलेक्ट्रॉन गोज टू। अब इसके बाद यानी जब 6d कंप्लीट हो गया तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा। अब आपके पास जो ऑप्शंस है उसमें 7f है, 7f के लिए आप n+l वैल्यू कैलकुलेट करें, 7f के लिए आप n+l वैल्यू कैलकुलेट करें, 7f इसके लिए आप n+l वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगी, n हमारे पास यहां 7 है और f के लिए l की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, इट विल बी क्या होगी भाई, ये 3 होगी, ठीक है। सो ये टोटल बन जाएगा 10। दूसरा आपके पास ऑप्शन है क्या, 7s है, ठीक है, 7s, ठीक है। सो इसमें हमारे पास 7 आ जाएगा n और s हमारे पास 0, तो ये हमारे पास 7 है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास थर्ड ऑप्शन क्या है, 7p, ठीक, तो इसको हम देख लेते हैं। सो इसके लिए हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 7 हमारे पास n है और p हमारे पास 1 है, टोटल 8, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारे पास है 7d, इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 7d जो है, ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो 7 + 2 विल गिव अस 9, ठीक है। सो आप कह रहे हैं कि अगर जो 6d कंप्लीट हो जाए तो 6d के कंप्लीट होने के बाद इलेक्ट्रॉन एंटरिंग इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा। और अगर हम 6d को भी जरा कैलकुलेट कर लें ताकि हमें आइडिया हो जाए, मैंने आपसे कहा कि n+l के अकॉर्डिंग आपने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना होता है, तो जिसकी n+l वैल्यू छोटी होगी आप उसमें इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। सो 6 + 2 ये हमारे पास है 7। तो जब ये कंप्लीट हो गया तो इसके बाद एंटरिंग इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, इसके बाद जो एंटरिंग इलेक्ट्रॉन है इट शुड गोज टू, यानी कहां इसको जाना चाहिए, हम देख लेते हैं, इसको जरा देखें। 6 + 2 ये हमारे पास टोटल आई थिंक 6 है, ये ऐसे ही है ना भाई, हमारे पास ये 6d है एग्जैक्टली। मुझे लगता है कि यहाँ पर मैंने इसको गलत मार्क किया हुआ, इसको हम देख लेते हैं। 6d हमारे पास है, इसमें n की वैल्यू 6 है और d के लिए l की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, इट विल बी 2, ठीक है। तो ये 6 + 2 विल बी बस 6, ठीक है। सो 6 के बाद हमारे पास n+l वैल्यू कौन सी है, आप देख सकते हैं, ये 10 है, ये 7 को शो करता है, ठीक है, ये 8 को शो करता है और ये 9 को शो करता है। तो इट मीन्स कि 7s जो है जो हमारे पास है इसमें इलेक्ट्रॉन को फॉल करना चाहिए, इसमें इलेक्ट्रॉन को जाना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर गलत मार्क किया हुआ है, इसमें 7s हमारे पास होगा। अभी जो है मैं इसको करेक्ट करके आपको फिर जो है प्रोवाइड कर दूंगा। 7s इसका जो है राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वांटम नंबर वैल्यू ऑफ 3p। सो भी हम देख भी रहे थे कि इसमें 3 जो है ये n की वैल्यू है और p के लिए l की वैल्यू जो है 1 होती है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास है 4p ऑर्बिटल इज कंप्लीट देन एंटरिंग इलेक्ट्रॉन गोज टू। अब यहां पर क्या होगा, देखा ना, वो मैं जल्दी जल्दी फ्लो में चल रहा हूं। सो देखो ये 8 है और अगर ये 8 है फिर तो ये वाला जो 7p है ये राइट ऑप्शन बन जाता है एग्जैक्टली। बिल्कुल भी करेक्शन करवाने के लिए बहुत शुक्रिया। बोल के वैसे ही जो है वो दिमाग आउट हो जाता है। सो 6 + 2 देखो सिंपल, प्लस करने भी मसला मुझे खाया। सो 8 और ये 7p वाली ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, मैंने ठीक मार्क किया हुआ है इसको, ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट हम चलते हैं आगे और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है भाई, नेक्स्ट हमारे पास जो MCQ है उसमें पूछा गया है कि अगर 4p कंप्लीट हो जाए तो फिर हमारे पास क्या होगा। सो 4p की अगर हम बात करते हैं तो 4 + 1, ठीक है, कि हमारे पास है 5। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो जो आपको प्रोवाइड की गई है वो बेसिक तौर पे 4d है, 4d
4 + 2 ये हमारे पास बन जाएगा 6, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, 4f है। 4f की अगर आप बात करते हो तो ये 4 + 3 ये आपको देगा 7, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सी ऑप्शन है 5